डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये हमारी बॉडी का एक मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में खाने को पचाने का काम करता है। यानी कि इसका हिंदी नाम जो है पाचन तंत्र होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, जो भी खाना पीना हम खा रहे हैं, जैसे हमने भाई कोई रोटी खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, दाल रोटी चावल दाल भात चोखा, चलो यही बात पे बताओ कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है, भाई कमेंट करके बताओ। तो कुछ भी XYZ आप लोग खा रहे हो, कुछ हैवी भी खाते हैं, छोले भटूरे खा रहा है, कोई चिकन नॉनवेज हर तरह का खाना खाता है, तो ये जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना, ये हमारा भेदभाव नहीं करता। आप कोई भी खाना खाओगे, ये क्या करता है, ये अपने स्टमक यहाँ पे लेके जाता है और उसकी डाइजेशन करता है और उसको डाइजेस्ट यानी कि उसको पचाने के बाद क्या करता है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और भी हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड, विटामिन, बहुत कुछ होता है, तो ये क्या करता है और सबके अंदर से यही सारी कुछ चीज़ें निकालता है। तो इन सबको निकाल के और इनको ब्लड में पहुंचाने का काम करता है हमारा कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ब्लड क्या करता है, इन सबको यूटिलाइज करेगा और हमारी बॉडी में एनर्जी बनाएगा, जिससे हमारी बॉडी चलती है, जिंदा रहती है और बाकी के काम कर पाता है। कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाना खाता है तो भाई ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा अच्छे काम कर पाता है, फिजिकल काम ज़्यादा कर पाता है। तो ये हर किसी का मतलब अपना काम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली काम क्या होता है कि ये डाइजेशन का काम करता है, यानी कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और अगर बात करें इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये पूरा हमारा सिस्टम क्या होता है, इसकी कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझेंगे। देन इसी के अंदर हमारे जो पार्ट्स आते हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें हमारे थोड़े बहुत सब्सटेंस जैसे हमारे कुछ अलग ऑर्गन जैसे हमारा सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इन सब के बारे में हम जो है अच्छे से बात करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे एसिड प्रोडक्शन स्टमक कैसे बनता है और इसकी रेगुलेशन कैसे होती है ये। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पेप्सिन का रोल क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो मतलब ये हमारी एक वन वीडियो शॉर्ट है जिसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि यूनिट सेकंड हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये हमारी यूनिट सेकंड है, मतलब HAP सेकंड की आज हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट का आधा पार्ट ऑलमोस्ट हमारा कवर है। तो इन सब की लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम इसके बारे में स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट आप लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन कमेंट करके बताओ भाई, कितने लोगों को पता है इसको, आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो भाई, कमेंट करके बताओ। बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया था। तो ये हमारी एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है, तो भाइयों थोड़ा बहुत अपना तैयार होकर अच्छे से बैठ जाओ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसको अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल क्या है, इसके नाम से देखो, डाइजेस्टिव जो वर्ड है ना, उसका क्या निकल के आता है कि वो हमारी बात हो रही है डाइजेशन के बारे में। यानी कि ये हमारा एक वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी में डाइजेशन को परफॉर्म करवाता है, यानी कि हमारी बॉडी में डाइजेशन करवाता है। अब डाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो डाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं पाचन क्रिया। यानी कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी फूड सब्सटेंस हम खाते हैं, उनको पचाने का काम करता है। सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, तो सिस्टम हमारा क्या होता है, हमको पता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल्स, और जब ये ढेर सारे सेल्स हमारे मिल जाते हैं तब ये बनाते हैं हमारे टिश्यू, और जब ऐसे ढेर सारे टिश्यू मिल जाते हैं तब हमारी बॉडी में बनाते हैं ऑर्गन। और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, जब 4 ऑर्गन मिलने के बाद वो एक सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम क्या करता है, कोई भी एक वर्क को परफॉर्म करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो हमें सांस लेने में हेल्प कर रहा था, उसी तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी बॉडी में डाइजेशन यानी कि पचाने का काम करता है। अब ये बातें हमारे लिए जरूरी क्यों होती है, तो देखो ये आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उस बॉडी को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। अब वो एनर्जी ताकत हमें मिलती कहाँ से है, तो जैसे आप लोगों की मान लो कार बाइकें हैं, तो जब आप लोग अपनी बाइक वगैरह चलाते हो, स्कूटी जो भी आप चलाते हो, उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। और वो फ्यूल क्या करता है, जैसे ही वो फ्यूल आपकी बाइक में आएगा, आपकी ये बाइक में एनर्जी आ जाती है जिससे वो चल फिर पाती है। उसी तरह जो हमारी बॉडी होती है ना, तो इस बॉडी को भी जिंदा रहने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी बॉडी में जो खाना होता है ना, फूड, वो एज अ फ्यूल की तरह काम करता है। यानी कि जो हमारा फूड एक्चुअल में वही काम करता है किसकी तरह, फ्यूल की तरह। अब ये कैसे करता है, तो जैसे ही हम ये खाना पीना क्या होता है, इसको हम खा लेते हैं। अब इसमें भी वही काम की, जैसे हम मान लो आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप पेट्रोल पंप पे गए होगे, वहाँ पे लगा क्या होता है कि वहाँ पे एक तरफ लगी होती है पेट्रोल और एक तरफ लगी होती है पावर पेट्रोल। यानी कि उस पेट्रोल को थोड़ा और डलवाओगे तो एक तो आपका बैकअप अच्छा आएगा और दूसरा उससे आपकी बाइक और ज़्यादा अच्छी रहेगी और अच्छा होगा। उसी तरह हमारे खाने में भी अच्छे और बुरे खाने होते हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हो, ज़्यादा वो खा रहे हो, तो ज़्यादा ऑयली में आपको मतलब ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह सब मिलता नहीं है, और फालतू में आपका क्या होता है, फैट वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा और आपको नुकसान वगैरह दे सकता है। तो इसमें भी अच्छे बुरे खाने होते हैं। तो जो
जो भी आप मतलब फूड कंज्यूम करते हो वो सारा का सारा खाना आपकी बॉडी में जाएगा। और बॉडी में जाने के बाद देखो यहाँ जैसे ही जाएगा, जाने के बाद आपके स्टमक में जाता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन टूटता फूटता है और पूरा आधा मतलब जहाँ पे पच जाता है डाइजेस्ट होकर वो यहाँ चला जाता है। और यहाँ जाने के बाद उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, और इनके अलावा भी हमारे जैसे विटामिन्स हो गया और हमारे कुछ अमीनो एसिड्स हो गए, तो ऐसे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के अंदर। और ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, ये ब्लड से हमारे हर एक सेल्स, जो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स है ना, इन सेल्स के पास चले जाते हैं। और सेल्स के पास जाके जैसे मान लो ग्लूकोज है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से बनता है, तो वो ग्लूकोज हमारा सेल्स के पास आएगा। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था वहाँ से हमारा आता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी में एटीपी बनाते हैं जो एनर्जी का काम करता है। तो इस तरह जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं वो सारा का सारा एट लास्ट में क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के एक एक सेल्स के पास जाके उस सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और हमारी सेल से ही तो अल्टीमेटली हमारी पूरी पूरी बॉडी बनी है। तो जैसे ही हमारे सेल सारे स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी और हम लोग अच्छे से जो है काम वगैरह अपना कर पाते हैं। तो देखा जाए तो खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस खाने से इन न्यूट्रिएंट को बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम यहाँ पे क्या है, डाइजेशन वगैरह बोल देते हैं। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन, यानी कि ये जो ऑर्गन्स मैंने आपको बोला कि ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे सिस्टम बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कुछ ऑर्गन्स आते हैं जो मेनली क्या करेंगे, आपस में मिलकर काम करते हैं कौन सा, डाइजेशन करने का। तो अब डाइजेशन क्या होता है एक्चुअल में, तो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, वो आपको आगे पता चलेगी। दैट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी आप खाना पीना जहाँ खा रहे हो उस खाने पीने का एक तो ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको तोड़ के छोटा छोटा कर रहा है, और देन उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करवा रहा है। तो ये एक्चुअल में हमारा पूरा का पूरा काम होता है डाइजेशन का। सिर्फ ये मत बोलना कि खाने को मतलब तोड़ मरोड़ दिया, डाइजेस्ट कर दिया, उसका ब्रेक डाउन प्लस उसका एब्जॉर्प्शन, ये दोनों ही हमारे इंक्लूड हो जाते हैं डाइजेशन के अंदर। कि उसका मतलब मेन मोटिव ये है कि हमारे ब्लड के पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पे पहुँच जाए। तो ये काम हमारा डाइजेशन करवा देता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो जाता है। इसके बाद बात करें तो जो हमारे ये सिस्टम है उसमें हमारा होता है जीआई ट्रैक्ट। उसके अलावा इसमें मतलब बेसिकली हमारे तीन तरह के मतलब यहाँ पे टाइप्स, एक तरह से बोल सकते हो तीन पार्ट्स में ये पूरा डिवाइड होता है। पहले नंबर पे हमारे आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्सेसरी ऑर्गन जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये इंक्लूड नहीं होते पूरे अच्छी तरह से, लेकिन ये हेल्प करते हैं। और थर्ड हमारी आती है डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होती है ये आपको मैं आगे बता दूंगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर में। तो सिंपली अगर जहाँ देखा जाए तो देखो ये जो आपको दिख रही होगी इस माउथ से शुरू हुई है, तो एक पाइप की तरह हमारी पूरी नली है जो यहाँ पे आई है, आगे जा रही है, और यहाँ जाके आगे जा रही है इधर, और जाने के बाद हमारे यहाँ पे स्टमक में पूरी मिल गई, और स्टमक से जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई, और यहाँ के बाद हमारा लास्ट में रेक्टम और फिर एनस के थ्रू ये हमारा पूरा। तो इस एनस यानी कि इस एनस से लेके इस माउथ तक एक हमारी जो पूरा पाइप जैसा पूरा संरचना होती है जो होलो होती है, यानी कि बीच में खाली होती है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो वर्ड हमारा मेनली स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटेस्टाइन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों को मिला के हमारा बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा क्या कहलाता है, हमारा मतलब एक मेन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये माउथ से लेके एनएस तक पूरा का पूरा इंक्लूड होता है। और इसके अंदर हमारा ईसोफेगस, देखो यहाँ से देखा जाए ये माउथ हो गया, इसके इधर ये पार्ट हमारा होता है फेरिंग्स, और इसके इधर जाते हैं ये हमारा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस फिर हमारा स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनएस। तो ये सारी बातें हमारी जो है इस जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। उसके अलावा जो हमारा सेकंड टाइप से वो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे बेसिकली चार यहाँ पे ऑर्गन आते हैं। पहला हमारा आता है लीवर, जो आपको दिख रहा होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है गॉल ब्लैडर, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो लीवर से जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है पेनक्रियाज, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये पेनक्रियाज होता है। और फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं सैलाइवरी ग्लैंड, जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये भी हमारे बेसिकली दो तीन टाइप्स के होते हैं, आगे पता चलेगा। तो ये से बेसिकली चार ऑर्गन्स हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और सैलाइवरी ग्लैंड। ये चार ऑर्गन्स हैं जो हमारे इस पूरे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे फंक्शंस हैं वो आपको आगे पता चलेंगे। तो अब बेसिकली अगर ओवरव्यू जाने कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, अगर आपके पास एक ब्रीफ ओवरव्यू आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखो, तो आपको क्या लिखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी डेफिनेशन कि ये हमारा एक ऑर्गन्स का नेटवर्क है जो हमारा बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। और डाइजेशन हमारी प्रोसेस है जो खाने का ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन करवाती है, और उस खाने के अंदर से जो न्यूट्रिएंट है उनको हमारे इसमें मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब करवा देती है। इसके अलावा इसमें बेसिकली चार फंक्शंस हमारे होते हैं जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक मतलब पूरा अगर सिकोड़ दें तो ये चार फंक्शन हमारे निकल के आते हैं। पहले नंबर पे होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, एक तरह में जो हमने खाना
खाना खाया, यानी कि जो हमने यहाँ पे एंट्री डाली इस खाने के अंदर, वो हमारी इंजेक्शन कहलाती है। यानी कि इंजेक्शन होता है फूड एंटर्स द माउथ, जब माउथ के अंदर हमने अपना रोटी का निवाला खाया। सेकंड हमारा होता है डाइजेशन, यानी कि अब जैसे ही हमने माउथ में खाया, हमारे होते हैं दांत। दांत क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। तो जैसे ही हम उसको चबाते हैं, च्यूई करते हैं, इसको हम च्यूई बोलते हैं। जैसे हम इसको चबाते हैं वो हमारा टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप पूरी जिंदा रोटी अंदर नहीं ले सकते, उसके टुकड़े ही टुकड़े आपके अंदर जाते हैं, तो वो टूटना शुरू हो जाता है। और जब टूटता है तो वहीं से क्या होता है कि यहाँ पे जो सैलाइवरी ग्लैंड है वो उसमें सैलाइवा रिलीज करते हैं और वहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहला जो स्टार्टिंग डाइजेशन है ना, वो हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है, डाइजेशन यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद हमारा ईसोफेगस में कोई काम नहीं होता, हमारा देन स्टमक में आता है, वहाँ पे हमारा इसका केमिकल डाइजेशन शुरू होता है। और जो फाइनल डाइजेशन है वो हमारा पेनक्रियाज में, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। और यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होने के बाद वो हमारा जो है जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में डायरेक्टली चले जाते हैं। तो ये डाइजेशन हमारे बेसिकली 3 जगह पे अच्छी तरह से हो रहा है। इसके अलावा हमारा थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। तो यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो फाइनल वाला हमारा फूड पहुंच गया, जहाँ पे न्यूट्रिएंट बाहर निकल चुके हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट आखिरी होता है, उसके बाद वो जो भी हमारा बचा कुचा खाना है वो हमारा इसमें जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ भी थोड़ा बहुत हमारा जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट है वो एब्जॉर्ब होके, और बचा हुआ वेस्ट है वो फीसेज, जिसको हम पॉटी वगैरह बोल देते हैं, वो हमारी डायरेक्टली जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा बेसिकली 4 स्टेप में पूरा का पूरा डाइजेशन सिमट जाता है। अब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में जाने वाले हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें मैं आज आपको जो है डिटेल्स में एक एक चीज़ समझाने वाला हूं। तो ये मत सोचना सर लॉन्ग करें वो करें, बस ये है कि अगर आपने आज पढ़ लिया डाइजेस्टिव कंप्लीट तो कभी नहीं भूलोगे और एक एक चीज़ आपके दिमाग में घुस चुकी होगी। तो मेन मोटिव आप समझ गए, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। अब हम इसके जो है टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या कैसे होता है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं वो माउथ से लेके एनएस तक पूरे के पूरे इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है माउथ, जो मैंने आपको बता दिया। और देखो अब यहाँ पे डायग्राम है तो थोड़ा सा आप याद भी रखना। तो पहले नंबर पर आता है माउथ, उसके बाद हमारा यहाँ पे आगे जाते हैं तो फेरिंग्स आता है, जो मैंने आपको बता दिया। देन हमारा ईसोफेगस आता है, और इसको ओ लिख सकते हैं या डार्कली लिख सकते हैं। तो ये हमारी होती है फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप जिस वजह से खाना हमारा जो है ट्रांसफर होता है। इसके बाद हमारा आता है स्टमक, जो मेन है, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में हमको पढ़ना है। तो देन हमारा आता है स्टमक, फिर हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में हमारे आते हैं रेक्टम और एनस। यानी कि सिंपल जो यहाँ मैंने बताया था वही सारे ऑर्गन्स हमारे इंक्लूड किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारे हमें और पढ़ना है एनाटॉमी में क्या, एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में, और इसमें हमारे आते हैं सैलाइवरी ग्लैंड, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है लीवर, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। देन हमारा आता है गॉल ब्लैडर, जो हमारा इधर प्रेजेंट है। और उसके बाद लास्ट में हमारा आता है पेनक्रियास, जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे सारे के ऑर्गन्स हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में हमें जो है एनाटॉमी के अंदर पढ़ना होगा। बाकी थोड़ा सा बात करते हैं हम लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट के बारे में। तो देखो इसमें समझो कि जैसे हमारी ये पूरा जीआई ट्रैक्ट है ना, तो इसकी जो ये है पूरी की पूरी जो हमारी बनी हुई है, ये पूरी की पूरी 4 लेयरों से मिलकर बनी है। यानी कि पूरा माउथ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके हमारा पूरा एनएस तक का जो जीआई ट्रैक्ट है, ये कंप्लीट 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है पूरा का पूरा। यानी कि यहाँ उठा लो, यहाँ उठा लो, कहीं भी, तो ये 4 लेयरों से मिलकर बना है। और इन 4 लेयर में देखा जाए तो सबसे जो अंदर की लेयर हमारी होती है, ये साइड की आप देख लो, ये है, और ये अंदर वाला पार्ट है। जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ ले लूँ, ये हमारा ल्यूमन है, इसके अंदर की जगह ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है। तो ये जो अंदर वाला पूरा पार्ट है इसको हम ल्यूमन बोल देते हैं, और इसके बाहर की ये हमारी सारी लेयर्स होती है। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये हमारा होता है ल्यूमन, और ल्यूमन से जो फर्स्ट यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम यहाँ बोलते हैं म्यूकोसा। तो म्यूकोसा एक हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये बेसिकली हमारी एपिथेलियल सेल, लेमिना, प्रोपेरिया और मस्कुलर म्यूकोसा, इन सबसे मिलकर बनी होती है। और म्यूकोसा का मेनली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। यानी कि ये जो अंदर की हमारी सबसे अंदर की लेयर है ना म्यूकोसा, ये मेनली क्या करती है, जैसे पेट के अंदर है तो यहाँ पे जो एसिड हमारा रिलीज होता है HCl, आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इस HCl के होने के बावजूद भी हमारा पेट वगैरह नहीं जलता। जबकि हमारे हाथ वगैरह पे आ जाए ना भाई, पूरा छील के रख दे, गला के रख दे, लेकिन ये HCl क्या करेगा, हमारे इधर इस वाली लेयर को नहीं जलाता। क्योंकि इधर जो हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है वो हमारी होती है म्यूकोसा, और जो म्यूकोसा लेयर है वो हमारी क्या करती है, इस HCl से मतलब हमको बचाने का काम करती है। तो वैसे म्यूकोसा हमारी पूरी जीआई ट्रैक्ट पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन सबसे मोटी लेयर होती है म्यूकोसा की यहाँ पे, स्टमक के पास सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूकोसा होता है, जो क्या करता है, HCl से लड़ने का काम करता है। ये हमारा सबसे पहला काम ये है। उसके बाद ये हमारा ल्यूमिनल कंटेंट, यानी कि सबसे अंदर जो ल्यूमन होता है उसके जो भी कंटेंट है उससे ये काम करेगा। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में भी हमारा यही जो है हेल्प करता है।
अब सिक्रीशन वाला पार्ट आपको आगे समझ आएगा जब हम पता करेंगे कि एसिड हमारी बॉडी में एक्चुअल में बनता कैसे है। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। तो जैसे ये म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा लेयर। तो सब म्यूकोसा हमारी ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसलिए हमारे इसमें मतलब जो हमारा नर्व्स है ना सीएनएस वगैरह के साथ जो हमारा रिलेशन है सीएनएस पीएनएस के साथ, वो हमारे इसी सब म्यूकोसा लेयर में होगा। इसमें हमारे कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सारा कुछ हमारा इसी वाले सब म्यूकोसा से होता है। म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होते हैं, तो सब म्यूकोसा कवियत दोनों हमारी एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में ही काम भी करती हैं। फिर हमारे आती है थर्ड मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस हमारी एक स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, और ये पूरा ये एक तरह से देख सकते हो ये पूरी की पूरी हमारी मस्कुलर लेयर होती है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स है, यानी कि ये मूवमेंट में हेल्प करेगी। यानी कि अब यहाँ पे देखो सबसे अंदर म्यूकोसा उसने हेल्प की, और जो म्यूकस थी उसने ब्लड सप्लाई ये किया सब म्यूकोसा ने। इसके बाद जो थर्ड लेयर है ना वो हमारी इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। अब आपको ये पता है कि जैसे हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं वो हमारा इसी डायरेक्शन में नीचे जाता है और जाता रहता है। अब अगर हम उल्टे होकर लटक जाए ना, मान लो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने डाइजेस्ट सिस्टम को अपना उल्टा कर दिया, तो उल्टा होने के बावजूद भी क्या है कि अगर कोई खाना खा रहा है तो वो खाना हमारे इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि पलट के आता है, थोड़ा बहुत मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन होगा ऐसा ही। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी होती है जो मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाइलिस मूवमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ये मूवमेंट वन डायरेक्शनली होती है, इसी तरह जाती है। और अगर उल्टा होता है जैसे वॉमिटिंग वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा इसी फ्लो में होता है, और इसीलिए जो हमारा खाना पीना है वो हमारा सिर्फ इसी वाले डायरेक्शन में आता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारी थर्ड लेयर मस्कुलरिस लेयर इस चीज़ को कंट्रोल करती है। तो ये हमारी पेरिस्टाइलिस जो मूवमेंट है उसमें हमारी हेल्प करती है। लास्ट हमारी होती है सिरोसा। तो इसको हम जो है एडवेंटिटिया नाम से भी जानते हैं। ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये हमारी जीआई ट्रैक को कंप्लीटली कवर करके रखती है, और ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे पूरे के पूरे। तो ये चार हमारी इंपॉर्टेंट लेयर थी जीआई ट्रैक के बारे में जो आपको पता चल गई। अब हमें जो है एक एक करके सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले माउथ या फिर ओरल कैविटी के बारे में। तो ये ओरल कैविटी को हम यहाँ पे बक्कल कैविटी नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है ना उसकी शुरुआत होती है, यानी कि यहीं से हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो शुरू हो रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है तो आपको पता होगा, ये हमारा माउथ आपको दिख रहा है, यहाँ पे टीथ होते हैं, टंग होती है, और ये हमारे लिप्स भी होते हैं, चिक्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन काम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो अच्छे से हम कवर करते जाएंगे। तो जो टीथ है ना वो उसका मेनली काम क्या होता है कि जो भी खाना पीना हम खा रहे हैं उसको स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर रहा है, और इसीलिए इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। यानी कि ये थोड़ा थोड़ा इसको मतलब च्यू कर रहा है, चबा रहा है, और चबा के इसको तोड़ के पतला एक तरह से पेस्ट टाइप बना रहा है। सेकंड हमारी होती है टंग। तो टंग क्या करती है, मिक्स करने में हेल्प करेगी। अब आपको बताया अगर आपकी जीभ ना हो, क्या खाना आप खाते रहोगे तो आपके दांतों पर चिपक गया, वहीं चिपक गया। अभी क्या करते हैं, दांत पे जैसी बिठाया ऐसे जीभ लेके जाते हैं ना भाई, घुमा के, कभी देखा होगा आपने, ऐसे जीभ घुमा के आप दांतों से ऐसे बाहर निकालते हो फंसे हुए को। तो जीभ का जो हमारा टंग का मेनली काम क्या होता है, मिक्स करना। और एक और चीज़, हमारा जो माउथ है वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिकली सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते रहते हैं। तो सलाइवा जो हमारी यहाँ निकलती रहती है वो भी हमारी इस खाने के साथ मिक्स होती रहती है। तो इस खाने के साथ मिक्स करने में भी हमारी टंग हेल्प करती है। तो टंग का मेनली काम क्या है कि एक तो ये हमारा सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करवा रही है, बाकी पूरे खाने को मुँह में मतलब चलाने का, मूवमेंट कराने का हेल्प कर रही है। और उसके बाद जो हमारा खाना पेट के अंदर जा रहा है तो उसको स्वेल करने में, उसको निगलने में भी हमारी जो है जीभ हेल्प करती है। तो टंग के हमारे ये काम हो गए। सलाइवा हमारे सलाइवा को करता है, और सलाइवा के अंदर हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज एंड लाइपेज, जो मेनली क्या करेंगे, खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं ना उसका ब्रेक डाउन वहीं शुरुआत करवा देते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन हमारी माउथ होती है, जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो माउथ में डाइजेशन होती है, लेकिन जो हमारी ईसोफेगस है वहाँ पे डाइजेशन नहीं होती है, तो ये याद रखना। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ और पार्ट, जैसे हमारे जो गम्स और चीक होते हैं ना, जो हमारे ये गम्स हो गए, इसके बीच में चीक हो गए, आप जैसे आगे जो दांत के आगे का ही रहा है उसको हम यहाँ पे वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और जो हमारा माउथ होता है उसके ऊपर वाली छत को हम यहाँ पे पैलेट बोलते हैं। और जो माउथ, अब चलो ये तो हमारे पूरा हो गया कैसे क्या बने होते हैं। अब मेन फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला स्टेप था मतलब डाइजेशन का, वो था इंजेशन। तो उसमें ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि एंट्री ऑफ फूड में ये हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा दांतों के द्वारा ये हमारे मैकेनिकल ब्रेकडाउन करवाता है, और इसके अलावा ये हमारा बोलस को फॉर्म करता है। बोलस क्या होता है, अब जैसे हमने खाना मुंह में डाला, उसको हमने चबाया, तो जैसे ही वो टूट रहा है ना, टूटने के बाद क्या हो रहा है कि उसमें सलाइवा हमारा मिक्स होता जा रहा है। तो जैसे ही सलाइवा मिक्स होती है वो खाना हमारा थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है। तो जो खाना हमारा माउथ के बाद यहाँ से नीचे उतरेगा ना इस वाले ईसोफेगस में, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलस बोल देते हैं। तो बोलस एक्चुअल में क्या है कि खाने में हमारा सलाइवा मिक्स हो गया है, जिससे हमारा खाना, अब आपको बताया अगर खाना बहुत सूखा होगा, डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ पे पूरा ये चीरते हुए चला जाएगा हमारी इसको, म्यूकस वाली इसको। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मॉइस्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, जिससे वो आराम से हमारे गले से नीचे उतर जाता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, जो आप गीली सब्जी से खाना खाते हो तो आराम से नीचे चला जाता है, चावल खाते हो आराम से, लेकिन कई बार सूखी सब्जी हो गई, सूखे चावल हो गए, तो ऐसे करते हैं
उतर ही नहीं है, गले में अटक जाता है। तो इसी का रीज़न है कि हमें खाने को मॉइस्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा गीला करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारी टंग होती है वो हेल्प करती है मिक्सिंग में और निगलने में, खाने को स्वेलोविंग में हमारी हेल्प करती है। तो ये थे हमारे ओरल कैविटी के बारे में, अच्छे से मैंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको शॉर्ट वगैरह लगे। सेकंड हमारा आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमारा सिंपल एक थ्रोट पीस को बोलते हैं, यानी कि गला बोलते हैं। तो ये हमारा एक फनल शेप का ट्यूब होता है। इसको आपने रेस्पिरेटरी में, या हमने मतलब थर्ड यूनिट में बात की थी, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली देखो, ये दोनों में हेल्प करता है। तो नाक से जब आपको, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इस वाले डायग्राम में, तो देखो ये हमारा पूरा होता है यहाँ से और यहाँ से पूरा। तो नोज के साथ जो कनेक्ट होता है उसको हम नैरोफेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारा माउथ के साथ कनेक्ट होता है इसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और नीचे हमारा लैरिंग्स से कनेक्ट होता है इसको हम लैरोफेरिंग्स बोल देते हैं। और यहाँ हमारी होती है एपिग्लॉटिस। अब इसका मेनली काम क्या होता है, जो भी हम खाना पीना खा रहे होते हैं तो यहाँ से जाता है। अब ये क्या करता है ना, ये कॉमन पाथवे होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों के लिए कॉमन होता है। अब इसका जो मेनली काम क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस इसके सबसे नीचे का पार्ट, वो क्या करेगा, वो हमारे जो हमारी विंड पाइप होती है ना, ट्रैकिया, उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, जिससे जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो हमारे ट्रैकिया में ना जाए और हमारे लंग्स में ना पहुंच जाए। तो इसको क्या करेगा, ये मतलब एपिग्लॉटिस उसको प्रिवेंट करता है, जिससे हमारे जो खाना पीना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईसोफेगस वाले पाइप में आए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और इसमें ना जाए। तो इसको ये खाने के टाइम पे क्या है, क्लोज कर देता है ईसोफेगस को। तो ये हमारे एपिग्लॉटिस का काम होता है और ये बेसिकली पूरा का पूरा फंडा हमारा फेरिंग्स के द्वारा होता है और इसीलिए इसको ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमारा थर्ड आता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस एक हमारी फूड पाइप होती है और ये लॉन्ग मस्कुलरिस ट्यूब होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसका जो मेन काम होता है ना, इसका क्या होता है कि ये जो भी फूड था हमारा खाना पीना, उसको फेरिंग से लेगा और हमारे स्टमक में पास कर देगा। तो इसका और कोई वैसा काम नहीं है, बस जो हमारा ये ईसोफेगस है इसमें कोई डाइजेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ये पाथवे की तरह काम करता है, एक रास्ते की तरह काम करेगा। जो भी खाना पीना हमारे यहाँ था, जो बोलस बना, उस बोलस को क्या करेगा, इस फेरिंग से लेकर और डायरेक्टली हमारे स्टमक में छोड़ने का काम करता है। तो सिंपल ये इसका काम होता है। और जो पेट के साथ, जो स्टमक के साथ ये कनेक्ट होता है, उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन बोलते हैं। यानी कि जो ये जगह है यहाँ पे हम इसको गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन बोल देंगे। और इसमें हमारे कुछ स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कोई ज़्यादा खा लेता है खाना, तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में दिखाऊँ तो ये जो मान लो हमारी फूड पाइप है और ये हमारे स्टमक के यहाँ पे साथ अटैच है, तो इस जगह हमारे इस तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं कि जो भी खाना पीना वो हमारे इधर से निकले, इधर नीचे जाए, लेकिन जो ऊपर है ना वो इस डायरेक्शन में ना जा पाए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, अब यहाँ पे पेट में होता है HCl। अब अगर खाना बैकफ्लो कर जाएगा तो ये आपको पता है कि ये ईसोफेगस हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी हमारा पेट होता है। तो HCl हमारे पूरे गले वगैरह हर तरफ जो है छाले कर डालेगा, जला डालेगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर एक तरह से मान लो कि एक प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो को, एक तरह से ताला सा मान लो कि वो क्या करेगा, इस तरह होगा कि सिर्फ हमारा मूवमेंट इधर होगा, इससे इधर नहीं होगा। तो इस तरह ये हमारे पूरे काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया ईसोफेगस और इसी को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब हमारा आता है सबसे मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टमक के बारे में। तो पेट के बारे में पहले आप देख लो कि ये आपको इस तरह का दिख रहा होगा और ये हमारा एक जे शेप का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे हमने जे बना दी हो, तो जे शेप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा एक थैला होता है, झोला होता है, बैग होता है, उसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। और ये भी होलो होता है। होलो मतलब क्या है, इसके अंदर हम सामान वगैरह भर सकते हैं। अब ये जो हमारा होता है ये किन के बीच में पाया जाता है, तो अगर हम थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी में देखेंगे तो ये स्टमक हमारा एक तो ईसोफेगस और हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में पाया जाता है, यानी कि इन दोनों से हमारा कनेक्ट होता है। ये स्टमक के बारे में हो गया। अब ये लगभग हमारा 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड होता है। यानी कि देखा जाए तो लगभग यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर के करीब पहुँच जाता है। और इसका जो इस तरह का वाइड चौड़ाई देख रहे होगे, ये भी लगभग 15 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। और बाकी ये थोड़ा सा हमारा वेरी करता रहता है, किसी का पेट छोटा है, किसी का ना भाई इसका पेट तो बहुत बड़ा है, सारा कुछ खाया जा रहा है, सारा कुछ खाया जा रहा है। तो ये हमारे इन चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये वेरी करता है एवरी पर्सन में। अब इसके बाद जो हमारा ये स्टमक है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखो ये ईसोफेगस है, यहाँ से हमारा कनेक्ट है। तो ईसोफेगस के बाद जो हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। यानी कि जो कार्डिया है वो हमारा सबसे इनिशियल पार्ट है जो हमारा ईसोफेगस से कनेक्ट होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि स्टमक हमारा किसके द्वारा कनेक्ट होता है, मतलब ईसोफेगस से, तो कार्डिया के द्वारा कनेक्ट होता है। तो कार्डिया पहला हो गया। और यहीं पर हमारा स्फिंक्टर भी पाया जाता है जो ईसोफेगस का होता है, जो बैक फ्लो को यहाँ पर रोकने का काम करता है। तो ये हमारे दो चीज़ें आपको पता चल गई। इसके बाद जो ये एरिया आपको दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि फंडस के अंदर हमारे ये हमारा एक डोम शेप का ऐसा तरह होता है, देखो थोड़ा सा डोम शेप्ड है। और इसके अंदर हमारे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे पैराइटल सेल हो गया जो यहाँ पे, और हमारा चीफ सेल हो गया। अब जो पैराइटल सेल होता है ना, वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा HCl प्रोड्यूस करता है। यानी कि पेट के अंदर जो हमारा HCl है वो कैसे बनता है, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसके पीछे हमारे पैराइटल सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि पैराइटल सेल हमारे HCl को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद कुछ हमारे चीफ सेल्स भी पाए जाते हैं। तो चीफ सेल्स हमारे एक्चुअल में वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में
यहाँ पे पेप्सिन को, रेनिन को और लाइपेज को सिक्रीट करते हैं। तो ये हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये फंडस एक्चुअल में हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हमारे ये पैराइटल सेल और चीफ सेल पाए जाते हैं। हमारे इधर भी होते हैं लेकिन फंडस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देन हमारा थर्ड पार्ट आता है बॉडी। तो ये हमारा मेन वो पार्ट है मतलब पूरे स्टमक का जो एज अ मतलब वर्किंग वाला एरिया होता है, जैसे कहते हैं ना ये काम करने वाला एरिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हमारे सारे सिक्रेशन आ जाते हैं, HCl आ जाता है, ये सब आ जाता है और यहाँ से हमारा पूरा का पूरा फूड आ जाता है और वो सारा का सारा क्या होता है, यहाँ पे उसका क्रियाक्रम होता है, जो भी खाना पीना उसका डाइजेशन होगा, HCl उसके साथ मिलेगा और लोटे मारेगा। तो ये सारा काम हमारे इसी बॉडी वाले पार्ट में होता है। तो ये हमारा क्या होता है, साइट ऑफ एक्शन एक तरह से जहाँ पे डाइजेशन हमारी परफॉर्म की जाएगी। और लास्ट हमारा होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया ना, इसको हम पाइलोरस बोल देते हैं और इसको हम पाइलोरस एंट्रम भी बोल देते हैं। तो बस इसका नाम होता है थोड़ा सा, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये लोअर पार्ट होता है स्टमक का और ये बेसिकली क्या करेगा, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नीचे से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये वाला एरिया है जो हमारा इसके साथ कनेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे ड्यूडेनम बोल देते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ईसोफेगस का ये था, तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट उसको ड्यूडेनम बोल देते हैं। और ये ड्यूडेनम हमारा जो क्या होता है वो यहाँ स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमारा एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो यहाँ से क्या करेगा, ये इस तरह का होता है, जो खाना पीना वो हमारा पेट से यहाँ जाएगा और बैक फ्लो होकर दोबारा पेट में ना चला जाए। तो इसीलिए हमारा ये इस तरह काम करता है। तो ये हमारा पाइलोरस हो गया और यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है, ये सबसे लोअर पार्ट होता है जो इस तरह काम करता है। अब जो हमारे ये पाइलोरस है ना, इसके बाद हमारे कुछ जी सेल्स भी पाए जाते हैं। अब जो जी सेल्स होते हैं ना, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब इसका भी काम है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करेंगे और बेसिकली गैस्ट्रिन का काम क्या होता है कि यो हमारा ये फंडस है ना, जिसके अंदर हमारे पैराइटल सेल थे, HCl निकल रहा था। तो गैस्ट्रिन बेसिकली हमारे HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। तो यही इसका एक मेन काम होता है। तो HCl हमारे जितना ज़्यादा बनेगा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में जो उतनी हेल्प करेगा। तो स्टमक के बारे में एक बेसिक फंडा समझ आ गया। 4 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस और यहाँ ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट है, यहाँ ईसोफेगस के साथ कनेक्ट है। यहाँ पैराइटल चीफ सेल है, पैराइटल सेल HCl को सीक्रेट करेंगे। चीफ सेल पेप्सिन, रेनिन, जो हमारा लाइपेज है उसको सीक्रेट करेंगे। लाइपेज जो हमारे लिपिड को तोड़ने का काम करता है, नाम से आप समझ सकते हो। पेप्सिन हमारा प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और रेनिन आपको पता ही होगा जो हमारे किडनी वगैरह से निकलता है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड वगैरह को कंट्रोल करेगा। उसके बाद बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ पे सारा कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ से सारा सेल आएगा, यहाँ से खाना आएगा, यहाँ पूरा पचेगा, उसके बाद ये हमारे यहाँ से वापस निकलता है। तो इस तरह पूरा काम आता है। इसके अलावा जो हमारा ये भी है, ये भी हमारी 4 लेयर से बना होता है। सिरोसा सबसे ऊपर की, मसल लेयर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा होते हैं। और एक और बात है, जो हमारा ये स्टमक है ना, इसका जो अंदर का हमारा सबसे अंदर की म्यूकोसा लेयर है वो हमारी इस फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ये इस तरह हमारी दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो ये है, ये हमारा इस तरह है, तो अगर मैं इसको सीधा करूं, मैं क्या करूं, इसको लाइन को अगर सीधा करूं तो यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो ये ही हमारे क्या हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टमक के अंदर होता है। तो जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा खाली होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और ज़्यादा, लेकिन जब हम खाना खाते रहते हैं तो ये धीरे धीरे फोल्डिंग शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए कभी हम अत्यधिक ज़्यादा, जब ज़्यादा ही मात्रा में खाना खा लेते हैं तो ये थोड़ा सा सीधी हो जाती हैं, जिससे ये हमारा पेट थोड़ा सा और फूल जाता है और हम इस खाने को मतलब स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ में हेल्प करते हैं। और जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम यहाँ पर रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रग एक तरह से बोल सकते हैं। और जो म्यूकोसा सबसे अंदर वाली हमारी लेयर होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए। जो हमारे HCl, पेप्सिन ये सब निकलते हैं ना, इसके लिए हमारी म्यूकोसा लेयर मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारा पूरा एनाटॉमी आप अच्छे से समझ गए होंगे, डिटेल्स में आप समझ लो क्योंकि एग्जाम में ये आता भी है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी या फिर फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में, यानी कि हमारा पेट क्या कैसे काम करता है। और देखो जो इसके बाकी काम है ना कि HCl कैसे बना रहा है, बाकी सब एंजाइम का क्या काम है, वो सब हम बाद में कवर करेंगे। ये मत सोचना कि छोड़ दिया है, बाद में हम हर एक टॉपिक, यानी कि ये समझ लो आज आपको डाइजेस्टिव का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरी देखो और भाई मजे लो, आपको अच्छे से एग्जाम में लिखे आओ, 2 नंबर 10 नंबर सारा ही आपका कवर हो जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में बात करें तो पहला काम क्या है कि ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है, यानी कि थोड़ा बहुत इसको तोड़ने का काम ये भी करता है। और इसके बाद क्या करता है, ये स्टोरेज की तरह काम करेगा, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज की तरह हमारे ये बेसिकली काम करता है। और इसमें लगभग मानो कि 1 से 1.5 लीटर तक हम जो फूड है इसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, लेकिन लगभग हम जो है इतना ही फूड जो है एक बार में इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये टेम्परेरी होता है, लगभग 2-4 घंटे 6 घंटे तक हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहला मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो ये करता है उसको तोड़ने का। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, केमिकल डाइजेशन करेगा, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा खाना है उसका अच्छे से डाइजेशन होगा। और होता किससे है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, यानी कि यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। अब जैसे हमारा पेप्सिनोजेन है जो हमारे पेप्सिन को बनाता है, तो पेप्सिन हो गया हमारा, पेप्सिन हमारे प्रोटीन को पचाएगा।
फिर हमारा गैस्ट्रिक अमाइलेज हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया। तो अमाइलेज और लाइपेज ये बेसिकली क्या करेंगे, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट फैट हैं, और लाइपेज हमारे बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट का एक पार्ट होते हैं, तो उन सबको ब्रेक डाउन करने में हमारे ये हेल्प करते हैं। तो पेप्सिन हमारा प्रोटीन को करेगा, अमाइलेज लाइपेज ये हमारे क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट फैट्स और लिपिड इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ये पूरा है, इसमें हमारा काइम बनता है। बाकी जो HCl है वो तो मेन काम करता ही है, इसको मत सोचना कि HCl नहीं बोला, HCl तो हमारा मेन काम करेगा ही, जो इस पूरे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फूड बाई डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस यहाँ पे मैं जो है HCl भी लिख देता हूँ बाई HCl एसिड, तो ये आप यहाँ पे इंक्लूड कर देना। इसके अलावा ये हमारा काइम बनाता है। अब काइम क्या चीज़ है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे यहाँ पे पेट में हमारा फूड आया पूरा का पूरा, तो उस फूड में क्या हुआ, हमारा HCl मिला, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया, हमारा और हो गया अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, तो ये सारे एंजाइम हमारे इस खाने में मिल गए और इसको पचा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी होती है पार्शियली डाइजेशन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो यहाँ पे हमारा पूरा बन जाता है, उसको हम जो है काइम बोलते हैं। और ये जो हमारा काइम है देन क्या करेगा, वो यहाँ से मूव करेगा, और मूव करने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ जाके उसकी जो है कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो जो हमारा पार्शियली डाइजेशन वाला फूड होता है एक तरह से, उसको हम यहाँ पे काइम बोलते हैं। और जैसे हमारा बोलस क्या था, फूड प्लस सलाइवा हमारा, उसी तरह जो काइम होता है उसमें हमारा फूड होता है, जो हमारा मतलब जो सलाइवा से मिला हुआ फूड नीचे आया था वो फूड, उसके बाद हमारे यहाँ पे एसिड, और उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो, तो ये सब मिला के हमारा काइम बनाते हैं। और ये हमारा एक तरह से आधा पचा हुआ खाना होता है। और कई बार जब बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग उल्टियाँ होती हैं, तो यही काइम हमारा जो होता है वो बाहर निकलता है। वॉमिटिंग, अब असली में कोई वॉमिटिंग मत कर देना, बस समझाने के लिए थोड़ा सा याद कर लो। इसके अलावा क्या होता है कि इट परफॉर्म सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस को निकालता है, और गैस्ट्रिक जूस ही हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, जो मैंने ऊपर बताया, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे हमारा एक म्यूकस भी, थोड़ा बहुत म्यूकस भी रिलीज करता है, जो हमारा प्रोटेक्ट करेगा HCl से अगर ये ज़्यादा हो गया। फिर HCl सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, फिर हमारे यहाँ पेप्सिन हो गया, फिर गैस्ट्रिक अमाइलेज और लाइपेज, जो हमारा अमाइलेज लाइपेज थे, तो ये सबको मिला देते हैं, तब हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो मेनली डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारा और काम क्या करता है, तो पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ फूड, खाने को मूवमेंट करवाएगा, जिससे खाना हमारे यहाँ मिक्स होकर आगे बढ़े, तो ये इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। फिर हमारे प्रोटीन को डीनेचर करवा रहा है, जिससे हमारे जो अमीनो एसिड है वो बाहर निकल सके, तो वही काम जो हमारा यहाँ पे पेप्सिन करता है वो यहाँ पे काम करता है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बाइल जूस है, इसमें एक बाइल जूस भी आता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को मतलब तोड़ने मरोड़ने का काम करता है। तो फैट को स्पेशल पचाने के लिए हमारे बाइल जूस होता है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स को हमारा अमाइलेज और लाइपेज भी तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे अच्छे से काम आता है। फिर हम यहाँ बात करते हैं, देखो स्टमक के बारे में अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बातें बताई, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो एसिड प्रोडक्शन बाकी सब है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। अब हमारा यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक हमारा लंबे, यानी कि अगर आपको याद मतलब अगर आपको पता थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज, इन दोनों में जो स्मॉल है वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। यानी कि सिंपल देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग हमारी 6 से 7 मीटर की होती है, जबकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी 1.5 मीटर की होती है। लेकिन ये लार्ज हमारी थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा होती है, वाइड होती है, यानी कि ये लगभग हमारी 6 से 7 सेंटीमीटर की डायमीटर में होती है, इसीलिए इसको हम लार्ज बोलते हैं और इसको हम स्मॉल बोलते हैं। तो ये हमारी एक लॉन्ग यानी कि लंबी, थिन यानी कि पतली, ये लंबी थिन है, और ये हमारी चौड़ी लेकिन छोटी है। तो ये लार्ज थिन ट्यूब होती है जो फाइनल डाइजेशन करता है, यानी कि आखिरी डाइजेशन हमारा यहीं पे हो जाता है पूरा ईसोफेगस के अंदर में। और जो पार्शियली काइम, जो हमारा काइम आया था ना स्टमक से पार्शियली डाइजेस्ट, उसको ये कंप्लीट डाइजेस्ट करवा देता है। ये हमारा लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एब्जॉर्प्शन हमारी क्या होती है, जैसे जो भी हमारा खाना पीना यहाँ ये फाइनल डाइजेशन कर देगा। और डाइजेशन भी कैसे करता है ये हमारा, तो जो हमारा लीवर था और जो हमारा पेनक्रियाज था, जो आपने यहाँ पे देखे थे, तो जो लीवर और पेनक्रियाज है, इनकी जो सिक्रीशन है, क्योंकि ये भी तो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं ना, तो इनकी जो सिक्रीशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जुड़ी हुई है, यानी कि पेनक्रियाज के पास जुड़ी हुई है, स्टमक में नहीं जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो हमारा बाइल जूस है, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, वो सारा का सारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और यही रीज़न है कि जो हमारी डाइजेशन है वो फाइनल डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, हमारे स्टमक में नहीं होती। तो स्टमक में हमारी मतलब पार्शियली हो जाती है, जो बचा हुआ कंटेंट है वो जैसे ही स्मॉल में आता है, स्मॉल में आने के बाद पेनक्रियाज और जो हमारे बाइल जूस हैं वो सारे रिलीज होकर हमारे क्या करते हैं, फाइनल डाइजेशन करते हैं। और उसके बाद जो हमारी एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट वगैरह की, वो हमारी यहाँ से हो जाती है। तो ये किस तरह होती है, पहली बात जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये सबसे ऊपर का हमारे जो ईसोफेगस के मतलब ये हमारा ड्यूडेनम होता है, थोड़ा सा फ्लो में यहाँ पे जो है ईसोफेगस लिख दिया है। तो जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारा स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम यहाँ पे ड्यूडेनम बोल देते हैं। तो ड्यूडेनम हमारा होता है। ड्यूडेनम के बाद जो हमारी आती जाती है, तो बीच का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे जेडेनम बोल देते हैं। और जो सबसे एंड वाला पार्ट है जिसके द्वारा, यानी कि यहाँ अगर देखोगे आप, तो जो हमारा आखिरी वाला पार्ट है, ये
ये जो दिख रहा होगा जिसके द्वारा हमारा ये लार्ज एनस से कनेक्ट है, इसको हम यहाँ पे इलियम बोल देते हैं। यानी कि देखा जाए ये वाला पूरा एरिया हमारा ड्यूडेनम कहलाता है, ये जो बीच का एरिया इसको हम यहाँ पे जेजुनम बोल देते हैं, और आखिरी एरिया जिससे हमारा कनेक्ट होता है इसको हम यहाँ पे इलियम बोल देते हैं। तो 3 पार्ट में हमारा जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता कैसे है इसको हम अभी समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो ये मान लो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं थोड़ा पार्ट करूँ ये, और अगर इसको भी अंदर से मैं जूम करता हूँ तो इस तरह के हमारे ये पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अंदर हमारे जो है इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है कि इससे जो इसका सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब इतना सा एरिया देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मान लो ये एरिया है तो ये हमारा इतना सा था, लेकिन अब ये जो है इस तरह बना हुआ है। तो अगर वही है कि इसको अगर मैं पूरा खींच दूँ तो ये वाला जो एरिया है वो लगभग अगर मैं इसको सीधी लाइन करूंगा तो इतना बन जाएगा। यानी कि इतने छोटे से एरिया में इतना एरिया हमको मिल रहा है जिसमें हम जो है एब्जॉर्प्शन कर पा रहे हैं। और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है वो हमारी इस तरह कनेक्ट होती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इतना एरिया हमें मिल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो क्या होगा, इस ब्लड में आराम से जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट है वो ईजिली क्या कर पा रहे हैं, इस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विलाई, और विलाई ऐसे खिस्ता नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो ये विलाई होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि इस पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट और बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी कैपिलरी बहुत ज़्यादा मिल जाती है और एब्जॉर्प्शन हमारी जो है अच्छे से हो पाती है। यही रीज़न है कि हमारी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो हमारी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे विलाई पाए जाते हैं, ये फिंगर लाइक, यानी कि आपको लग रहा होगा जैसे उंगलियाँ हैं हमारी, तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन हमारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी वाले लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये आपको जो इस तरह का देखने में मिल रहा होगा, अब यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना वो हमारी यहाँ से इस जगह से कनेक्ट होती है, तो इसको हम इलियम बोल देते हैं। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। जो ये वाला एरिया है इसको हम असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। एक और बात, जो पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसको हम कॉलन वर्ड से बोल देते हैं, तो ये हमारी पूरी कॉलन भी कहलाती है। तो जो सबसे इधर का एरिया इसको हम असेंडिंग कॉलन बोल देते हैं। जो ये वाला है ये ट्रांसवर्स है, यानी कि कटी हुई एक तरह से सीधी है, तो इसको हम ट्रांसवर्स कॉलन बोल देते हैं। और जो ये वाला है इसको हम डिसेंडिंग कॉलन बोल देते हैं। और जो ये है आखिरी में इसको हम सिग्मोइड कॉलन बोल देते हैं। और ये सिग्मोइड कॉलन हमारा आखिरी में रेक्टम के साथ कनेक्ट होता है, और रेक्टम के बाद ये हमारा डायरेक्टली एनस से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हमारा जो भी वेस्ट है वो वहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे जो इधर का एरिया होता है ना, एक्चुअल में इसको हम यहाँ पे सीसम एक तरह से बोल देते हैं। ये हमारे एक पाउच की तरह होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी हमारा कंटेंट आया, वेस्ट वाला आया, वो हमारा पहले यहाँ पे भरता रहता है, और यहाँ पे भरने के बाद देन उसकी मूवमेंट यहाँ पे शुरू होती है। अब देखो यहाँ पे पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, यही रीज़न है। देखो यहाँ से तो ऊपर चढ़ना है ना, सूखा हुआ फूड है, लेकिन वो फिर भी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हमारी कुछ इसी तरह की होती है। तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और लास्ट में हमारा जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन होता है, सारा कुछ होता है। अब ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर और कैसे काम करता है। अब इसके अंदर सिर्फ हमारा एक काम होता है जो बहुत जरूरी होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारी यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन जो आखिरी में हमारी एब्जॉर्प्शन बचती है वो बचती है पानी की, वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट की, आयंस और विटामिन की। तो वो सारी एब्जॉर्प्शन हमारी इसी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से होती है। तो जैसे हमारी स्मॉल से होती है उसी तरह लास्ट से हमारी लार्ज से हमारी क्या हो जाती है, पानी और विटामिन इलेक्ट्रोलाइट आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ फीसेज है जो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है, पॉटी वगैरह होती है, वो सीधे यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब ये लगभग हमारा 1.5 मीटर लेंथ में होता है, इससे तो काफ़ी छोटा हो गया, यहाँ से सिंपल हो गया, क्योंकि ये फोल्ड होती है ना तो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन इसका सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 6 से 7 सेंटीमीटर करीब चौड़ी होती है। इसके अलावा इसमें 4 पार्ट ये सब मैंने आपको बता दिए, और सीसम ये हमारे एक पाउच जैसा होता है, और बाकी एक अपेंडिक्स भी पाया जाता है यहाँ पे, इसका कोई ज़्यादा कोई रोल वगैरह नहीं होता है। उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन पूरी हो जाती है उसके बाद जो वेस्ट है वो हमारे यहाँ से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रेक्टम और एनस के बारे में। तो रेक्टम हमारे एक एंड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये लगभग 12 सेंटीमीटर के करीब लेंथ होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, फीचर्स को टेम्परेरी अपने पास फिल करके रखता है। और जैसे ये फिल हो जाता है ना, यही हमारा क्या करेगा, जैसे ही ये मतलब पूरा फिल होगा, इसके पास होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, जो हमारे जो एनएस होता है उसको रेक्टम को ऐसे खींचेगा, और यही स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, जो जाके बताता है कि आपका ये फुल हो गया। यानी कि देखो ये पूरा भरा हुआ है। अब जो सिग्मोइड कॉलन के ये पार्ट है ना, यहाँ पे आगे पूरी जैसे ही भर जाती है, यहाँ पे पूरा फीचर्स भर जाता है, और यहाँ पे ये इसको खींचता है, और जब खींचेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट होंगे, जो बताएंगे हमारे सीएनएस को जाके कि भाई मामला पूरा भर गया है, अब आपको जो है जाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा हो जाता है। और इसके बाद हमारा सबसे आखिरी में आता है एनएस।
एनएस को हम यहाँ पे एनल कैविटी बोलते हैं, और ये हमारी ओपनिंग होती है रेक्टम की। तो ये बेसिकली इसका काम क्या है कि रिमूव करवाता है फीसेस को बॉडी के अंदर से, बाहर से। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और यहाँ पे होता है इंटरनल, और यहाँ पे होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब इनका काम क्या होता है, देखो यहाँ तक जो है ना, ये जो बेस्ट है फीसेस वो यहाँ तक अपने आप आ जाता है, क्योंकि भाई सिग्नल गया सारा कुछ। लेकिन जो ये वाला स्फिंक्टर है ये हमारे कंट्रोल में होता है, और हमारे कंट्रोल में मतलब जब हमें जगह मिलेगी, सही होगा, हम जाके बैठ जाएंगे, तब हम यहाँ पे जो है इसको रिलैक्स करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वॉलंटरी होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है। अब क्या होता है कि कई बार हम इसको जब परमिशन नहीं देते, हम रिलैक्स नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो होता है, तो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ये पीछे जाके दोबारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर से पीछे चला जाता है। और यही रीज़न है, आपने देखा होगा कि आपको कई बार लग रही होती है, और जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है, कुछ टाइम बाद आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। और देन क्या होता है, यहाँ पे जा के देन इसका फिर से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा सूखने लग जाती है। और अगर आप यही अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा करते हो, आप रोका रोकी ज़्यादा ही करते हो, तो देख लेना आपका ये सिस्टम बिगड़ जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आए, अगर आपके पास मौका है, आपको आलस नहीं है, तो फटाफट जाके इसको बाहर निकालो, ये आपके एक हेल्दी चीज़ के लिए रहेगा, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर ये वाला, वो क्योंकि भाई उनका CNS इतना एक्टिवेट नहीं होता है, तो वो खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही रीज़न है कि जब उनका ये फिल हो जाता है, बाहर वाला ये तो अपने आप चालू हो जाता है, इसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसीलिए बच्चों की अपने आप निकल जाती है। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई ज्ञान की, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से पूरा का पूरा हमने GI ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से जो है समझ लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं इसके एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में, जो बेसिकली 4 ऑर्गन्स हमारे होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में, तो ये हमारे माउथ और या फिर हम बोल सकते हैं थ्रोट में लोकेटेड होता है, और इसका मेन काम होता है सैलाइवा को प्रोड्यूस करना। अब जो सैलाइवा होता है वो एक क्लियर लिक्विड होता है, जिसका काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना, और हमारी हेल्थ को भी ये इंप्रूव करके रखता है। अब सैलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर, जो 99% होता है। फिर हमारे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ म्यूकस हमारा पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि जो सैलाइवा होता है वो हमारे लिए क्या है, एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है। मतलब जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको ये वहीं के वहीं मारने का भी काम करता है। तो हमारी हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियल होता है। और एक आध बार शायद मैंने कहीं सुना, वो कह रहा था कि अगर ज़्यादा वो है ना, सैलाइवा को उठा के अपनी आंखों पे लगा लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट करके बताओ। और अब तक कितने बच्चे देख रहे हैं भाई, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो, एक बार नीचे भाई लाइक कर दो, और प्रेजेंट लगा के बता दो कौन कौन देख रहा है। काफ़ी 40 मिनट करीब वीडियो के हो चुके हैं। तो अब हम बात करें तो सैलाइवा का मेन काम पता चल गया, सैलाइवरी ग्लैंड का। अब ये सैलाइवरी ग्लैंड बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 बोल सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे हमारा बड़ा होता है पैरोटिड वाला ग्लैंड, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड होता है, और ये जस्ट हमारा पीछे जो कान होता है ना, ये वाला कान के पीछे जस्ट प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, चीक जो हमारे गाल वगैरह होते हैं उसके थ्रू ये सैलाइवा को बाहर निकालता है। अब जैसे मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, तो जब हम बहुत ज़्यादा देर बोलते हैं ना, तो सैलाइवा बाहर भी आता रहता है, क्योंकि उसको लगता है हम खाना पीना चबा रहे हैं कुछ भी। तो ये लार भी इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो अभी मेरी भी बाहर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे इधर वाला ये पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये हमारे जॉ लाइन के जस्ट नीचे पाया जाता है। और ये भी हमारे जो है सैलाइवा को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद इधर हमारी पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल, और ये हमारी टंग के नीचे एरिया में पाई जाती है। और ये हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलाइवा को ये भी रिलीज करती है। इसके बाद हमारे कुछ आते हैं माइनर सैलाइवरी ग्लैंड। तो ये छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और ये बेसिकली हमारे माउथ और थ्रोट में जो हमारा गला वगैरह है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े बहुत ये भी निकालते रहते हैं। बाकी अगर हम मेन फंक्शंस के बारे में बात करें, तो जो सैलाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हमारे जो फूड को मॉइस्ट करता है, यानी कि उसको गीला करेगा, जिससे उसको निगलने में हमें आसानी हो, हमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो। इसके अलावा जो सैलाइवा है वो हमारे खाने का ब्रेक डाउन करता है। और इसके अलावा ये सैलाइवा में कुछ हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे अमाइलेज लाइपेज, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। यानी कि यही एंजाइम हमारे पेट के अंदर भी रिलीज होते हैं, ये सैलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ एंटीबॉडीज़ को भी कंटेन करता है, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में। तो ये हमारा एक वाइटल यानी कि बहुत ही जरूरी ऑर्गन होता है, और ये अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखो जो हमारा पेट का पूरा एरिया होता है ना, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, यानी कि ये वाला पूरा एरिया। तो इसके अपर राइट साइड पे ये हमारा, उधर से देखेंगे तो राइट साइड है हमारी, तो अपर राइट साइड पे हमारा ये लीवर प्रेजेंट होता है। और ये लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होता है। यानी कि अगर आपसे बोले कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे स्किन है, क्योंकि ये पूरी बॉडी का सबसे बड़ा हो गया। अब अगर आपसे बोले कोई इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर, क्योंकि स्किन हमारी बाहर हो गई, तो अंदर में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा यही होता है लीवर, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इसका अप्रॉक्स वेट हमारा 1.4 यानी कि करीब 1.5 किलो तक वेट हमारा इसका जा सकता है। और ये 18 सेंटीमीटर करीब लॉन्ग होता है हमारे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये हमारा जो है बेसिकली अब ये मत बोलना सर 20-20 सेंटीमीटर की हमारी पाइपें भी होती हैं, वो एक तरफ से। अगर बड़ा ग्लैंड देखा जाए चारों तरफ से जो देखने में ऐसा होता है, तो हमारा लीवर एक काफ़ी बड़ा ग्लैंड होता है एक तरह से, ठीक है, ऑर्गन होता है। अब इसमें बेसिकली 2 मेजर लोब्स पाए जाते हैं और 2 माइनर लोब्स पाए जाते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि देखो, एक हमारा होता है लेफ्ट लोब जो आपको ये दिख रहा होगा, एक होता है हमारा राइट लोब। अब इसके बाद जो इसके बैक साइड अगर आप देखोगे तो जो हमारा लेफ्ट लोब है ना, वहाँ पे हमारा क्वाड्रेट, ये हमारा थर्ड लोब, और जो हमारा राइट लोब है वहाँ पे हमारा कॉर्डेट, ये हमारे इसके पीछे जस्ट हमारा कॉर्डेट पाया जाता है और इसके पीछे हमारा क्वाड्रेट पाया जाता है। तो ये हमारे टोटल 4 लोब से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, तो जो लीवर होता है उसमें पहले नंबर पर हमारे ब्लड सप्लाई पाए जाते हैं, और इसमें हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन पाए जाते हैं, वीन्स। तो हेपेटिक आर्टरी है वो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को कंटेन करती हैं, और हेपेटिक जो वीन्स होती हैं इसमें हमारे CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड पाया जाता है। उसके बाद इसमें लीवर लोबिल्स होते हैं। तो जैसे पूरा का पूरा जो हमारा लीवर है ना, ये कुछ लोबिल्स में बना होता है जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि ये लोबिल्स ही हमारी काम करती हैं। और ये लोबिल्स बेसिकली हमारे हिपेटोसाइट्स, सीनोसाइट्स हमारी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो, और बाइल कैनलेज ये हमारी बाइल डक्ट को मतलब बाइल को इधर उधर भेजने का काम करती हैं। तो इन सबसे मिलकर हमारे लोबिल्स बने होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये फंक्शनल यूनिट यानी कि यही मेन काम करते हैं। अब जो लीवर सेल्स होते हैं हमारे हेपेटोसाइट, जिनसे मिलकर हमारे लोबिल्स भी बना होता है, तो ये हमारे लीवर के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि देखा जाए तो हेपेटोसाइट से मिलकर लोबिल्स बना है, तो देखा जाए दोनों ही हमारे एक तरह से फंक्शनल यूनिट हो जाती हैं। और ये जो हेपेटोसाइट्स है ये सीनोसाइट्स के सराउंड होते हैं, यानी कि हेपेटोसाइट्स है इसके ऊपर सीनोसाइट्स हो जाएंगे, और इसके साथ अगर ये भी मिला दें तो हमारे लोबिल्स कहलाते हैं, जो यहाँ पूरा हमारे ये बना होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो लीवर के काफ़ी अच्छे फंक्शंस होते हैं। पहला होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर बेस्ट होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, खतरनाक चीज़ें होती हैं हमारा, जैसे हम कुछ दवाइयाँ वगैरह भी खाते हैं, उन सब को रिमूव करने का काम हमारा कौन करता है, लीवर करता है। फिर हमारा आता है मेटाबॉलिज्म, तो ये आपको पता होगा एक्टिव से इनएक्टिव करता है। ये जब आप कॉलोजी में पहुंचोगे 4th सेम में तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो ये क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अब जो भी हमारे, जैसे आपको यहाँ पे दिखा होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये सारा का सारा हमारा क्या है, ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में जाने के बाद ये डायरेक्टली सेल्स के पास नहीं जाता, ये हमारे लीवर के पास भी जाता है, और लीवर क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट वगैरह को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद देन उन्हीं के थ्रू जो है एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करवाता है। आपने सुना होगा लीवर से हमारा ये गया सेल्स के पास, लीवर से हमारा वो गया, जब आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो लीवर के पास ही हमारे ये न्यूट्रिएंट वगैरह आते हैं, और ये न्यूट्रिएंट हमारे देन क्या होते हैं, लीवर से हमारे डायरेक्टली उधर जाते हैं। जब आपने लिपिड मेटाबॉलिज्म ये सब पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा तो देख लेना। बाकी बायोकेमिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट कवर है, चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, 5 यूनिट कवर है। फिर हमारी यहाँ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बाइल के बारे में। तो बाइल जो हमारा होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है हेपेटोसाइट सेल के द्वारा, जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं। देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये हमारा पैनक्रियाज है, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब जो लीवर है ना, लीवर के सेल्स हमारे होते हैं हेपेटोसाइट्स, और वो प्रोड्यूस करते हैं बाइल जूस को, यानी कि बाइल को बनाता कौन है, लीवर। अब जब बनाता है तो लीवर के पास जगह नहीं होती ऑलरेडी, तो भरा होता है, तो लीवर क्या करेगा, इस गॉल ब्लैडर के पास, यानी कि यहाँ से इस गॉल ब्लैडर के पास क्या है, उस बाइल को स्टोर करके रखता है। और जब पूरा स्टोर हो जाता है देन ये स्टोर वाला हमारा बाइल क्या होता है, यहाँ से जाता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो पैनक्रियाज की डक्ट ये और लीवर की डक्ट, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये क्या होते हैं, हमारे कॉमन डक्ट के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने कंटेंट को रिलीज करती हैं। तो इस तरह काम करते हैं यहाँ पे। तो देखा जाए जो बाइल हमारा प्रोड्यूस होता है हेपेटोसाइट के द्वारा, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है, जहाँ जाके वो अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली लीवर के अंदर बन रहा है, लेकिन गॉल ब्लैडर के द्वारा इसका काम हो रहा है। इसके अलावा ये हमारे ग्लाइकोजन को भी स्टोर करके रखता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल में हेल्प करता है। तो ये लीवर के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट काम थे जो आपको यहाँ पता चल गए होंगे। अब हम लीवर के द्वारा बात कर लेते हैं थोड़ी बाइल डक्ट के बारे में, क्योंकि ये हमारे इसके पास पड़ी होती है। तो ये हमारे बाइल को जो सीक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा, उसको कैरी करती है, और उसको क्या करेगी, वाइलरी कैनिक्यूलाई, ये हमारी पूरी मतलब यूनियन जो आपको यहाँ दिख रही होगी, वाइल कैनिक्यूलाई, इसके थ्रू पूरा का पूरा क्या करती है, फॉर्म करके इसको मतलब गॉल ब्लैडर में भेज देती है। इसके बाद जो राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं हमारे हेपेटिक डक्ट के, जो पूरा होता है वो यूनाइट हो जाते हैं पैनक्राइट डक्ट के द्वारा, और वो बाद में हमारे ड्यूडेनम में जाके पेपिला वाली जगह पे जाके रिलीज कर दिए जाते हैं। यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, इंटेस्टाइन का हमारा ड्यूडेनम पार्ट है, तो यहाँ जाके हमारा रिलीज होगा। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है, दोनों मिलकर यहाँ पे अपना काम दिखाती हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आई होप आपको ये वाइल डक्ट, वाइल और इन सब के बारे में पता अच्छे से चल गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर के बारे में। तो ये हमारे एक पियर्ड शेप का होता है, थोड़ा बीज जैसा होता है, छोटा सा ही हमारा होता है, और होलो स्ट्रक्चर होता है, ये भी खाली होता है, और ये बेसिकली हमारा लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये मतलब डाइजेशन में हेल्प करा कैसे करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो मतलब इसकी ओपनिंग डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट, तो उसमें क्या करता है, ये उसके द्वारा जो बाइल आता है उसको स्टोर करेगा, लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, देन उसको रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, कंसनट्रेट करता है। देखो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो बाइल हमारा यहाँ दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल आया और स्टोर करा, यहाँ पे आएगा तो
इसको ये कंसनट्रेट करता है। अब जो बाइल हमारा लीवर बनाता है वो यहाँ पे भेजता है, तो वो बहुत ही मतलब डाइल्यूट फॉर्म में होता है। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उसके वाटर को, उसके इलेक्ट्रोलाइट को कंसनट्रेट करेगा, उसको एक तरह से रिमूव कर देगा, जो उसमें एक्सेस पानी होगा, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो प्योर फॉर्म में हमारा बाइल होता है उसको देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, जिससे वो अपना अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में अपना अच्छे से रोल प्ले कर पाए। तो अब हम यहाँ बात करते हैं रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन। ये अलग से क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर में आ जाता है, अकेला नहीं आता है, तो इसलिए इतने पॉइंट आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो जो बाइल हमारा होता है वो मेजर रोल प्ले करता है ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में, यानी कि जो हम खाना पीना खाते हैं उसमें जो फैट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको ब्रेक डाउन और एब्जॉर्प्शन कराने में हमारा बाइल जूस काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हमारा क्या क्या काम करता है, पहला होता है इमल्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा फैट होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, जो इतनी आसानी से पचता नहीं है, उसको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट में ये कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसको तोड़ने का काम करता है। इसके बाद ये लाइपेज जो हमारा एंजाइम है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और लाइपेज क्या करेगा, हमारे ट्राइग्लिसराइड जो एक्चुअल में हमारे एक लिपिड का रूप होते हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। ये सब आपने बायोकेम में अच्छे से पढ़ा होगा। इसके अलावा जो हमारे फैट सॉल्युबल वाले, यानी कि बाइल जूस का मेनली फैट से सारा कनेक्शन होता है, तो जो फैट सॉल्युबल वाले विटामिन होते हैं जो इतनी आसानी से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, हमारे ऑयल वाले इतने आसानी से नहीं होते, तो इसको एब्जॉर्ब कराने में हमारे बाइल जूस हेल्प करेंगे, विटामिन ए, डी, ई की। और इसके अलावा इन पे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे बेसिकली एलिमिनेट करती हैं पैथोजन या माइक्रोब्स को। इसके अलावा ये हमारी गट मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि जो हमारी ये मूवमेंट है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये सारे के सारे काम हमारे होते हैं बाइल जूस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा एक लास्ट एसेसरी ऑर्गन आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारे स्टमक के पीछे यानी कि बिहाइंड हमारा लोकेटेड होता है, और ये भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में, बाकी ग्लूकोज रेगुलेशन में, क्योंकि पेनक्रियास हमारा इकलौता ऐसा मतलब ऑर्गन होता है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। जो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, हमने 4th यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल्स में पढ़ा है, नहीं देखे हो जाके चेकआउट कर लेना। तो ये बेसिकली हमारा 6 इंच करीब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर के करीब वाइड होता है, और इसमें हेड बॉडी टेल, यानी कि ये हमारा हेड है, ये नेक, इसको नेक भी गर्दन बोल देते हैं, ये हमारी पूरा पार्ट बॉडी है, और ये हमारा टेल होता है, इसमें डिवाइड होता है। इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों सिस्टम होते हैं। हमारे लिए जो काम का होता है, देखो एक्सोक्राइन होता है क्योंकि एंडोक्राइन हमारा होता है जो हमारा इंसुलिन और गैस्ट्रिन को रिलीज करता है, जो हमारे ब्लड रेगुलेशन में हेल्प करता है। यहाँ हम बात करेंगे डाइजेशन में, तो जो एक्सोक्राइन होता है ये सिक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को। अब 99% तो हमारा एक्सोक्राइन वाला ही काम करता है। तो पैनक्रिएटिक जूस क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये पैनक्रिएटिक जूस हमारा पैनक्रिएटिक डक्ट की मदद से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो इसमें होते हैं पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, पहले होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे हमारा एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब ये हमारे पेट में भी बन रहे हैं, ये हमारे बाइल जूस में भी बन रहे हैं, और ये हमारे इसके द्वारा यानी कि पैनक्रिएटिक जूस के अंदर भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे ट्रिप्सिन भी आ जाता है, और ये बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, तोड़ने में। फिर हमारा आता है इसमें बाइकार्बोनेट, तो ये बेसिकली एसिड बेस बैलेंस को बचाता है। बाकी अगर HCl ज़्यादा हो जाता है उस केस में बाइकार्बोनेट हमारा क्या करेगा, बचाने का काम करता है, एसिडिटी कम करेगा, जिससे हमारे पेट में अल्सर वगैरह ना हो जाए। और इसके अलावा पैनक्रिएटिक जूस में हमारा पानी भी पाया जाता है, जो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये चीज़ें हमारी पैनक्रिएटिक जूस में पाई जाती हैं, और ये हमारी क्या होंगी, यहाँ पे रिलीज होकर हमारे लिए काम करती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो देखा जाए तो अब हमारा जो पहला टॉपिक इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था, डिटेल्स में हमने पूरे इसके बारे में कवर कर लिया, एक एक ऑर्गन, एक एक एसेसरी ऑर्गन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपना एक छोटा सा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो कई बार एग्जाम वगैरह में आ जाता है, तो इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। तो ये हमारी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे खाने का टूटना होता है और उसका स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट होना होता है, और उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है। तो स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पे आप डिफाइन कर देना है, उसके बाद इसके मेन फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। तो वही है जो मैंने अब तक टोटल पढ़ा था ना, उसको एक कंप्लीट लिख दिया। और अगर कभी आता है आपका कि मतलब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, तो आप इसको भी कंप्लीट लिख सकते हो, अगर सबका आप एक साथ नहीं बता सकते तो इसमें जैसे पहले नंबर पर आता है इंजेक्शन। इसमें हमारा जो खाना होगा वो माउथ के द्वारा एंटर करेगा, दांत उसको चबाएंगे, छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद इसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा, और इसके बाद इसमें इनिशियल डाइजेशन होगा। इसके बाद हमारा आता है स्वेलिंग। तो जो हमारा यहाँ पे खाना पूरा डाइजेस्ट स्टार्ट हो गया था, उसमें हमारा खाने में सैलावा मिलता है, सैलावा के साथ वो थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, जिससे वो इजीली हमारा पास हो सके, तो हमारा ईसोफेगस में अंदर जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, जिससे हमारा खाना ईजिली स्टमक तक पहुँच जाए। उसके बाद हमारा आता है गैस्ट्रिक डाइजेशन। जैसे ही हमारा खाना स्टमक में पहुँच जाएगा, जो खाना हमारा होगा बोलस पहुँच जाएगा, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस हमारे रिलीज होते हैं, पेप्सिन, अमाइलेज, और इसके बाद हमारा HCl भी रिलीज होगा। ये हमारे
हमारे उसके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को मतलब पचाने का काम करेंगे। ये लगभग 1 से 2 घंटे तक उसके साथ मिक्स रहेंगे, जिससे हमारे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसमें हमारा जो काइम बन जाता है वो देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। वहाँ जाने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस आएगा, अमाइलेज, ट्रिप्सिन ये आएगा, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन इन सबको पचाने का काम करेंगे। साथ में हमारा वाइल जूस भी उसी के थ्रू आ जाता है, जो फैट को इमल्सीफाई करता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फैट को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। जब ये पूरा हमारा हो जाता है देन उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन के स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा पच जाएगा फाइनल हमारा, देन न्यूट्रिएंट वगैरह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा, जिसमें विलाई वगैरह पाए जाते हैं। देन ये जो हमारा पूरा का पूरा पच जाता है, देन उसके बाद वो हमारा क्या होता है, पचा हुआ खाना लीवर के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास में। और आखिरी में हमारी होती है एलिमिनेशन। अब जब उसका पानी, इलेक्ट्रोलाइट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है वो हमारा फीसेस के फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भी हमने अब तक पढ़ा था उन सबका एक शॉर्ट वर्जन था कि कैसे क्या होता है, वो मैंने यहाँ बता दिया। अब एग्जैक्ट बिल्कुल, क्योंकि भाई इतनी बड़ी प्रोसेस को हम शॉर्ट में नहीं लिख सकते, पर एग्जैक्ट थोड़ा बहुत हमने यहाँ लिख लिया है, तो इससे आप यहाँ पे अच्छे बहुत कर सकते हो। इसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन भी कई बार आता है 2 नंबर 5 नंबर में। कैसे क्या होता है, तो देखो एक हमारा होता है गैस्ट्रिन, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस और एसिड को इंक्रीज कर देता है। इस पर हमारा आता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन हमारे पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को इंक्रीज कर देता है। फिर हमारा आता है कोलेसिस्टोसिन, ये सारे हमारे हार्मोन्स होते हैं। तो जो कोलेसाइटोकाइनिन है सीके के, ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा, हमारे बाइल जूस को, और हमारे पेट को खाली करने में हेल्प करेगा। यानी कि जो भी हमारा स्टमक में यहाँ पे बन रहा था, इधर काइम वगैरह बन रहा था, दिखा दो यहाँ पे काइम बन रहा था पूरे, इस काइम को यहाँ से खाली करवा के इधर ट्रांसफर करने में हमारा ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है। लास्ट में हमारा इंसुलिन आता है, तो ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रिलीज में। यानी कि ये इंसुलिन ग्लाइकोजन हमारे ब्लड शुगर ग्लूकोज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया पूरा एक शॉर्ट ही टॉपिक था, मैंने अच्छे से, क्योंकि हमने भाई डिटेल्स में अभी बात कर ली है, तो इतना कुछ आपको ये समझने की दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो अब हम अगर बात करें इसके बाद, तो अब हमारा एक मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, यानी कि पेट के अंदर हमारा एसिड बनता कैसे है। अब ये आपके लिए लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसको आपको जो है अच्छे से समझना होगा। तो अगर थोड़ा बहुत आप बोर हो चुके हो तो भाई 5 मिनट 2-4 मिनट का गैप ले लो, रेस्ट ले लो और अच्छे से समझो। हम तो आपको कंटिन्यूस पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और जो भी भाई इतनी बड़ी वीडियो लगातार देख रहा है ना भाई, मेरे साथ अभी तक बना हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई, उसको तो मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला, मतलब डेली अभी लाइक कर देंगे। अब हम आपको ऑनलाइन क्या ही दे सकते हैं अभी। तो अब देखो ये एसिड प्रोडक्शन होती है, ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप देखोगे कैसे क्या होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा देखोगे, ये देखो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जो आपके आगे भी इन फ्यूचर भी अच्छे से काम आने वाला है। तो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, और इसमें जो एसिड है वो पेट के अंदर हमारा पैराइटल सेल, इसको याद रख लो। ये पैराइटल सेल हमारे स्टार्टिंग में हमने देखे थे स्टमक के अंदर, जो हमारे एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो HCl एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो हमारे बॉडी के मतलब स्टमक के अंदर बहुत ही इसेंशियल होता है हमारे डाइजेशन वगैरह के लिए, यानी कि हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि प्रोटीन के लिए सबसे स्पेशल होता है ये, और बाकी फूड वगैरह के लिए भी। और ये हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं पेट के अंदर जो खतरनाक होते हैं, उन सबको भी मारने का काम करता है, क्योंकि HCl भाई जिंदा इंसान मार दे, जिंदा क्या ना कर दे, बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो ये सबको क्या है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। अब इसको समझो कि कैसे क्या शुरुआत होती है। तो जो GI ट्रैक्ट होता है उसमें बेसिकली हमारी 4 लेयर होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना सबसे अंदर वाली, उसके बाद हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मान लो हमारा स्टमक है, और ये हमारी इसकी 4 लेयर है। ये मान लो 1 होगी हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, और जो चौथी लेयर है आपको दिख रही होगी, इसको मैंने आपको बताया जो म्यूकस लेयर है, उसमें जगह जगह हमारे ऐसे रग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये इसलिए होते हैं इससे हमारा सरफेस भर जाए। तो रग स्ट्रक्चरों में जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन है अंदर वाली होती है, इसमें हमारे पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं गॉबलेट सेल, यहाँ पाए जाते हैं पैराइटल सेल, और फिर पाए जाते हैं गैस्ट्रिक चीफ सेल। अब इनके बारे में अच्छे से देख लो। जो हमारे गॉबलेट सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। किसको करते हैं, म्यूकस को। अब म्यूकस आपको पता होगा कि ये हमारे सबसे अंदर की जो ये लेयर है ना, इसको बनाने के लिए इसी के अंदर के कुछ ग्लैंड हमारे म्यूकस को भी सिक्रीट कंटिन्यूस करते रहते हैं, जिससे हमारी जो पूरी ये लेयर है वो हमारी कम ना हो और बनती रहे। फिर हमारे जो पैराइटल सेल हैं, जो इसी के अंदर या हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं, ये हमारे सिक्रीट करते हैं HCl को। अब HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जरूरी भी है हमारे प्रोटीन की डाइजेशन और इन सब चीज़ों के लिए। फिर हमारे जो गैस्ट्रिक चीफ सेल होते हैं, ये आपने पहले पढ़े होंगे, पैराइटल चीफ सेल हमारे फंडस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये चीफ सेल होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हमारे पेप्सिन को, और यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज को, एमाइलेज को भी करते हैं। तो लाइपेज और पेप्सिन को ये ज़्यादा सिक्रीट करते हैं। अब जो गैस्ट्रिन ग्लैंड है, इसके बाद एक G सेल्स भी पाए जाते हैं। अब G सेल्स हमारे बेसिकली क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिन है ना, इसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। और गैस्ट्रिन का मेनली काम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पैराइटल सेल और इसके HCl की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें समझ गए। अब हम समझते हैं एक्चुअल में कि मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे हमारा जो एसिड है वो प्रोड्यूस होता है।
अब थोड़ा सा आपको जो फोकस से सुनना पड़ेगा। देखो ये वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो उस हिसाब से थोड़ी सी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं होती है फार्मेसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत ही सिंपल आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने क्या बताया था कि हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिन ग्लैंड, और इसमें मैंने 4 सेल्स आपको बताए थे। यहाँ हमारे होते हैं जी सेल्स जो हमारे गैस्ट्रिन को रिलीज कर रहे थे, फिर हमारे होते हैं पैराइटल सेल जो हमारे एचसीएल को बना रहे थे, फिर हमारे आते हैं गैस्ट्रिक चीफ सेल जो हमारे पेप्सिन और गैस्ट्रिन लाइपेज को बना रहे थे, और फिर हमारे यहाँ पे आते हैं गॉबलेट सेल जो हमारे म्यूकस को बना रहे थे। अब हमें क्या चाहिए मेन कि एचसीएल कैसे बनता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराइटल सेल को अपने पकड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पैराइटल सेल को यहाँ पे अच्छे से देख लिया। अब पैराइटल सेल को थोड़ा सा अच्छे से देखो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको चीज़ें ज़्यादा दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये आपके सामने है पैराइटल सेल। अब पैराइटल सेल में अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस सेल में हमारे 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 रिसेप्टर। यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे गैस्ट्रिन रिसेप्टर। कौन से, गैस्ट्रिन रिसेप्टर। और यहाँ पाए जाते हैं हमारे H2 रिसेप्टर, और ये बेसिकली हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं। कौन से होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं। अब देखो कि सारी कहानी हमारी शुरू कैसे हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारे पैराइटल सेल है, पहले समझो कि ये क्या क्या कैसे है। तो जो इधर वाला एरिया हमारा है ये हमारा होता है ब्लड का, जो इधर वाला एरिया है ये हमारा होता है पैराइटल सेल का, और जो इधर वाला एरिया है ये हमारा होता है ल्यूमन का। अब इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है, मान लो मैंने ये वाला एरिया एक तरह से जूम किया है तो जो ये एरिया है ये हमारा होता है ल्यूमन, जो आपको दिख रहा होगा ये ल्यूमन है, यानी कि स्टमक के अंदर की बात हो रही है। जो ये हमारे यहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं ये हमारे पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं कौन से, पैराइटल सेल, जो मैंने जूम करके दिखा दिया होगा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाया था, जो हमारा ये वाला था कि जैसे ये जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसके साथ हमारे कुछ ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरी। और इसकी वजह से क्या है कि जो हमारा सेल्स है वो भाई इतना छोटे में होगा, है मान लो इतना छोटे में होगा। जब इतना छोटे में होगा तो यहीं पे हमारी ल्यूमन है, यहीं पे हमारा ये पैराइटल सेल है, और यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि ब्लड पाया जाता है। तो जैसे ये हमारा ल्यूमन है, मैं थोड़ा चीज़ें बताऊँ, मान लो ये हमारा ल्यूमन हो गया और ये हमारा पैराइटल सेल हो गया, और इसी पैराइटल सेल से चिपक के हमारी क्या पाए जाते हैं, कुछ कैपिलरी पाए जाते हैं जिसको हम यहाँ पे ब्लड बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लड पाया जाता है। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पे ये बहुत जरूरी है एसिड प्रोडक्शन के लिए। अब समझो क्या होता है कि हमारा जो CO2 है ना, वो आपको बताया ब्लड वगैरह में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो और हमारा जो पैराइटल सेल है वहाँ पानी तो प्रेजेंट होता ही है, वाटर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इनिशियल स्टार्ट कर लो भाई, कहीं से तो शुरुआत होना ही है। अब भाई ऊपर वाले से जाके क्वेश्चन थोड़ी करोगे कि भगवान जी बताओ ये H2O कहाँ से आया। हमारे पैराइटल सेल में आपने H2O दिया तो दिया क्यों, तो कुछ बातें थोड़ा बहुत भाई बस याद कर लो, समझ लो। तो यहाँ पे H2O होता है। अब जो CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा पैराइटल सेल, जो हमारा ये पैराइटल सेल है बड़ा वाला, इसमें डिफ्यूज हो जाता है, अंदर आ जाता है। अब जैसे ये पैराइटल सेल में आ जाता है, हमारा जो पानी है और ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। अब इसको भी यहाँ मैंने लिख रखा है, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने ना लिखा हो। CO2 हमारा डिफ्यूज हो जाता है पैराइटल सेल में, और ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम। तो यहाँ पे हमारे जो रेड में मैंने लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम, इसके साथ मिलकर यहाँ पे हमारा बना देता है कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है भाई, इन पर रुका नहीं जाता, ये साथ में नहीं रह सकते, और इस वजह से क्या होता है कि ये आपस में टूट जाते हैं। और ये ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन में टूटेंगे, यहाँ से देखो, और इधर हमारा HCO3 नेगेटिव में टूट जाता है। तो जो HCO3 नेगेटिव है ना, वो हमारा होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। और बाइकार्बोनेट की एफिनिटी ब्लड में ज़्यादा होती है, तो वो ईजिली क्या होता है, ईजिली हमारे इस पैराइटल सेल को क्रॉस करके डिफ्यूज हो जाता है। कहाँ पे, इस ब्लड के अंदर। देखो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि उसको यहाँ पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, वो ईजिली, जैसे CO2 को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, वो ईजिली यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे पैराइटल सेल के अंदर आ गया। उसी तरह हमारे बाइकार्बोनेट को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, और वो इधर यहाँ से डिफ्यूज होकर हमारे इस ब्लड के अंदर यानी कि बाहर वाले एरिया में चला जाता है। तो पैराइटल सेल से ये तो चला गया। अब बचता है हमारा हाइड्रोजन H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव है ना, वो हमारा एक पॉजिटिव आयन है, और वो ईजिली हमारा जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हमारे पैराइटल सेल के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं H पॉजिटिव के पॉजिटिव ATPase सिंथेसिस पंप, यानी कि यहाँ पे हमारा इसको हम जो है प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं, और ये हमारा H पॉजिटिव और यहाँ पे K पॉजिटिव ATPase पंप होती है। और इसका मेनली काम क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे 2 लिखे हो ना, तो इसका समझ लो कि एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पंप है ना, ये क्या करती है, ये हेल्प करती है हाइड्रोजन के इसको पैरेलल सेल से बाहर निकालने के लिए। तो अब क्या करेगा, जो ये पंप है, ये हमारे H जो पॉजिटिव आयन है, इसको क्या करेगी, इसकी मदद से, अपने इस पंप की मदद से क्या है, इसको बाहर पंप आउट कर देगी। जैसे कुएं में से पंप, या अभी जमीन के नीचे से पानी जो मतलब मोटर होती है, वो पानी को बाहर ऊपर ले आती है, उसी तरह ये पंप हमारी काम करेगी। ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को हमारे पैरेटल सेल में जो बन गया था, इसको बाहर निकाल के इस ल्यूमन वाले एरिया में, यानी कि सिंपल लिखा जाए
हमारा जो ये एरिया है, हमारा इनके बीच का जो एरिया है यहाँ पे है, इधर हमारे HCl को H पॉजिटिव को रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव आ गया हमारे किस एरिया में, ल्यूमन, यानी कि जो हमारे ये अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव आयन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कुछ बदले में होता है, तो यहाँ पे कुछ हमारे इसी वजह से क्या है, कुछ हमारे यहाँ पे K पॉजिटिव आयन जो है हमारे पैराइटल सेल के अंदर भी चले जाते हैं। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे जो काम की बात थी वो अभी यही थी कि हमारा H पॉजिटिव आयन इधर चला गया। अब जो ये पूरा पैराइटल सेल है ना, यहाँ पे कुछ हमारे क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं। तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो क्लोरीन हमारा होता है वो क्या होगा, क्लोराइड हमारा यहाँ से निकल के और इस पूरे को यहाँ से मतलब पूरे चैनल के थ्रू यहाँ बाहर आके हमारे ल्यूमन वाले एरिया में पहुँच जाता है। अब ये देखने में इतना बड़ा मैंने बनाया है क्योंकि आपको देखे लिए बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो इस पूरे सेल्स को ईजिली हमारा क्लोराइड क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये भी क्लोराइड ल्यूमन में पहुँच गए, H हमारा इधर पहुँच गया, तो ये H और प्लस Cl, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव हमारा हो गया, ये हमारा Cl नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलकर हमारा जो है HCl फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा HCl इस तरह यहाँ बन जाता है। तो HCl देन फाइनली क्या होगा, हमारे ल्यूमन वाले एरिया में पहुंचेगा और हमें यहाँ HCl लिक्विड फॉर्म में बनना है, वो हमको यहाँ मिलता जा रहा है। तो अब आपको एक ब्रीफ समझ आ गया कैसे कि ये ऐसे यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव होता है और ये CO2 हमारा इधर आता है और CO2 क्या करेगा, ये दोनों मिलकर कार्बनिक एसिड बनाते हैं, ये टूट के ऐसा बनेगा, H हमारा इधर निकल जाता है और CO2 बन ये H और इधर से क्लोराइड आते हैं और ये हमें HCl बना के दे देते हैं। तो इस तरह हमारा सिंपली बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है सर फिर इनका क्या काम है, एसिटाइल कोलिन का, गैस्ट्रिन का, H पॉजिटिव का, इन सब का क्या काम है। तो यहीं पे हमारा एसिड प्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक आता है, रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कुछ आपने देखा होगा बहुत बार, अभी मैं आपके सामने बात करूँ ना, खाने की बहुत अच्छी बात कर दूँ कि जैसे मान लो भाई किस किस को क्या पसंद है, चलो अपने पसंद बताओ, मैंने वैसे स्टार्टिंग में पूछा भी था। तो जैसे मान लो किसी को मैगी पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को छेना पसंद है, किसी को दही बड़े पसंद है, किसी को छोले भटूरे पसंद है, किसी को रोटी, और जैसे मुझे जो है पतले जो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है वो काफ़ी पसंद होती है। तो इस तरह हमारी पसंद चलती रहती है। तो जैसे ही आप इनके बारे में सुन लेते हो, आप इनको देख लेते हो, आपने कुछ टेस्ट कर लिया, आपके पेट में क्या आपको भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस सब की वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा चीज़ है ना, ये आपके CNS में जाके जो आपका सेंट्रल नर्वस है वहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के पास आके क्या है वो कर देते हैं, मतलब मैसेज देंगे कि भाई कुछ खाना पीना है, और वहाँ पे आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाती है, यानी कि ये जो हमारी सिक्रीशन है ये पूरी बढ़ जाती है। तो इस तरह ये सिफेलिक फेज बोलते हैं, यानी कि ये देखने भर से किसी को आपको ये सारा कुछ बढ़ रहा है। तो ये स्टार्टिंग हो गया। इसके बाद हमारा आता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी जो मेन नर्व होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं वेगस। और ये वेगस नर्व क्या करती है, ये वेगस नर्व हमारी क्या करती है, रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन को। किसको करती है, एसिटाइल कोलिन को। और जो एसिटाइल कोलिन है ना, ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर था वहाँ जाके ये बाइंड कर जाता है। कहाँ करता है, यहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है। बाकी मैं और सबके बारे एक ही साथ में बता दूंगा। तो यहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाता है, और जैसे ही यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे एक मैकेनिज्म चलता है जो आप कोलॉजी के अंदर डिटेल्स में पढ़ोगे कि ये साइक्लिक KMP बढ़ाएगा, साइक्लिक M बढ़ाएगा, इन सबको करके ओवरऑल हमारा क्या करता है कि ये कैल्शियम चैनल यानी कि कैल्शियम के आयन को इंक्रीज कर देता है। अब कैल्शियम का यहाँ पे क्या रोल होता है, तो ये जो हमारी पंप है ना, H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप है, इसको हम जो है प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। तो ये पंप हमारी ऐसे काम नहीं करती, इसको क्या चाहिए, रिश्वत चाहिए, इसको पैसा चाहिए। तो ये जो कैल्शियम आयन है ये इसके लिए एज अ मनी, एज अ पैसे की तरह काम करता है कि ले भाई जितने हमारे ये आएंगे उतने ही ज़्यादा हमारी ये पंप काम करेगी। और इस पंप का काम बेहतर क्या है कि ये H पॉजिटिव आयन को उठाकर इस सेल से यहाँ बाहर पटक देती है। तो जितना ज़्यादा हमारा कैल्शियम ये बन रहा है उतना ज़्यादा ये पंप काम कर रही है, और उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को, हाइड्रोजन आयन को इधर पटक रही है, बाहर पटक रही है। और क्लोराइड हमारे हैं ही, तो जितने H पॉजिटिव आयन जितने क्लोराइड मिलकर हमारे HCl बना रहे हैं। तो इस H पॉजिटिव आयन को बाहर पटकने का काम हमारी प्रोटॉन पंप यानी कि H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप करती है। और इस ATPase पंप के लिए रुपए का काम करते हैं ये कैल्शियम, और इसको बढ़ाने का काम करता है एसिटाइल कोलिन। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, उसने यहाँ वेगस नर्व की मदद से एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़वाया, और उसने यहाँ पे जाके इसके साथ एक्सेप्ट हुआ, रिसेप्टर के बाइंड हुआ, और इसने कैल्शियम को बढ़ाया, जिसने यहाँ पे रिलीज को बढ़ा दिया। पहला काम हो गया। सेकंड यहाँ पे काम क्या होता है, गैस्ट्रिन रिलीज, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो G सेल्स जो हमारे होते हैं, आपको मैंने यहाँ स्टार्टिंग में दिखाया था, G सेल्स हमारे गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर यहाँ पे बोलूँ, ये इस गैस्ट्रिन रिलीज को इंक्रीज कर देता है। तो जैसे ही हमारे ये रिलीज ज़्यादा होते हैं, ये हमारे गैस्ट्रिन ज़्यादा बनेगा हमारा, और जितना ज़्यादा गैस्ट्रिन बनेगा वो हमारे गैस्ट्रिन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। और इसका भी सेम काम है कि ये भी हमारे कैल्शियम के आयन को बढ़ाएगा, और कैल्शियम आयन बढ़ेंगे, ये पंप बढ़ेगी, और ये पंप जितनी ज़्यादा काम करेगी उतने H पॉजिटिव को यहाँ बाहर निकालेगी, बाहर पटकेगी, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज़्यादा हमें HCl देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो हमारे ये गैस्ट्रिन होते हैं ना, G सेल, यहाँ पे एक और काम है कि ये हमारे हिस्टामिन को भी रिलीज करवाते हैं। अब देखो यहाँ सिंपल समझ लो, PNS ने बढ़ाया गैस्ट्रिन रिलीज को, गैस्ट्रिन बढ़ाते हैं यहाँ पे ECL सेल्स को, ये हमारे एंड्रोक्रोमोफेन सेल्स होते हैं,
और इनका मेनली काम क्या होता है कि ये हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। तो हिस्टामिन हमारे जितने ज़्यादा बढ़ेंगे ये हमारे यहाँ पे आएंगे, यानी कि इस पर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और इनका भी काम है कि हमारे कैल्शियम आयन को बढ़ाएंगे। ये मतलब डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, बीच में और भी चीज़ें होती हैं। आपके लिए सिंपल इतना है कि ये हमारे कैल्शियम आयन की इसको बढ़ा देंगे और जितना ज़्यादा बढ़ेंगे ये पंप काम करेंगे, एस्पर्टिक आयन बाहर पटकेंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वैगस नर्व के द्वारा एसिटाइलकोलिन बढ़वाया, जी सेल्स के द्वारा गैस्ट्रिन बढ़वाया और यहाँ पे हिस्टामिन ने एंडोक्रोपोमिन जो हमारे ECL सेल्स है हमारे, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हिस्टामिन के रिलीज को बढ़वाया और इन्होंने क्या किया, हमारे SCL को बढ़वाया। तो ओवरऑल ये तीनों हमारे हैं जो इन रिसेप्टर पे बाइंड करके हमारे कैल्शियम को रिलीज करके हमारे इस वाले फंक्शन को बढ़वा रहा है। यानी कि यहाँ पे दो मैकेनिज्म चल रहे हैं, एक हमारा यहाँ पे एस्पर्टिक आयन को बनाने का काम कर रहा है और एक हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन को बनाने का काम कर रहा है जो हमारे SCL को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है हमारा। तो इस तरह हमारी ये दो बातें यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो ये आपको यहाँ समझ आ गया कि SCL एक्चुअल में बनता कैसे है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना वो जाके बाइंड करता है और ये मेनली काम क्या करेगा, हमारी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे जो हमारे यहाँ पे म्यूकस है वो भी बढ़े, क्योंकि SCL बढ़ रहा है तो भाई म्यूकस भी बढ़े, जिससे हमारे उस SCL से वो लड़ने में उसको शक्ति मिले। उसके बाद ये हमारे बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को भी बढ़ाता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एसिड अगर मान लो SCL ज़्यादा बनता है तो pH बहुत कम हो जाती है, उसको मेंटेन करता है, जिससे हमारा जो एसिड है वो हमारे पेट वगैरह को जला ना दे, तो उस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये सारी ही बातें आई होप आपको समझ आ गई होगी। भाई इतना डिटेल्स में इतना अच्छे से कभी नहीं समझाया। अगर आप ये बना के आता तो एग्जाम में भाई 10 नंबर है, पूरा 10 लिख के एग्जामिनर आपको दे देगा। ये थोड़ी मोटी बातें आप लिख के आ जाना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आप कभी भी नहीं भूलोगे। और अगर आपको अच्छे समझ आया कमेंट करके बताओ भाई कैसा क्या लगा। बाकी ये रेगुलेशन भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आता था, रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन PNS, तो कैसे क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या होता है कि PNS आल्सो कैसे रेगुलेट करता है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो PNS एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देगा जिससे आपका डाइजेशन हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना भाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं ना तब PNS तब भी हमारे एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और अगर आपने खाना पीना नहीं खा रहे हो, फालतू में एसिड ज़्यादा बनेगा तो वो रिस्क कर देता है आपको पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेट में अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेप वगैरह थे। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा है, बाकी सोमेटोस्टैटिन है, सिक्रेटिन है, ये हमारे एसिड प्रोडक्शन को कम करते हैं। और अभी हमने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, यहाँ अटैच होगा तो इसका एक और काम क्या होता है कि ये SCL की सिक्रेशन को यहाँ पे कम करेगा। ये तो अगर ये बढ़ेगा तो एक तो ये म्यूकस और इन दोनों को बढ़ा के हमारे SCL के इफेक्ट को कम कराए। इसके अलावा ये SCL की प्रोडक्शन को भी हमारा कम करवा देता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि अगर हमें जो एसिड प्रोडक्शन है इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये हमारे कुछ डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, ये हमारी होती है कि हमारा जो एसिड है, अब मान लो अगर ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बनेगा ये हमारा एक्स्ट्रा आगे ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो जो हमारा ईसोफेगस वाला पार्ट है वहाँ पे जला भला करता है, उसको नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा हमारा पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा हमारा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जगह जगह अल्सर होने लगते हैं, हमारे ड्यूडेनम में, जेजुनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज, हर तरफ हमारे जो अल्सर कॉज कर सकते हैं। इसमें गैस्ट्रिक लेवल बढ़ता है, SCL का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको क्या समझ आया, एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, और इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ एसिड। ये भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देख लो। मुझे भाई 1 घंटे से ऊपर हो गया और फिर भी मेरी आवाज़ में अभी कोई थकावट या वो सब नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। अब हमारा एक टॉपिक आता है रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन है ना, पेप्सिन का क्या रोल होता है। तो वैसे तो ये हम अब तक पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेप्सिन हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सिंपली बात है, और जो हमारा मेनली प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। कैसे क्या करता है ना, बाकी ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेप्सिन एक्चुअल में पहले होता क्या है, हमने अभी क्या देखा, जो हमारे चीफ सेल होते हैं ना, जो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, पैराइटल सेल के नीचे हमने देखा था, तो ये हमारे पेप्सिन और लाइपेज को रिलीज करते हैं। तो ये डायरेक्टली पेप्सिन को नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पेप्सिनोजेन को। तो पेप्सिनोजेन हमारे एक इनएक्टिव प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो आगे बन के किसी और को बनाते हैं, तो प्रीकर्सर होता है। अब क्या होता है, जैसे ये पेप्सिनोजेन है वो हमारे जाइमोगन ग्रेन्यूल्स के अंदर पैक्ड होते हैं। तो जैसे ये पेप्सिनोजेन है हमारा पेट के अंदर ही हमारे रिलीज होते हैं, तो वहाँ जो पैराइटल सेल है वो हमारे SCL को बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा ये SCL को बनाते हैं उतना ज़्यादा SCL क्या करेगा, इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। यानी कि SCL ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस पेप्सिनोजेन से पेप्सिन को कन्वर्ट करने में। तो पेप्सिन कैसे बनता है, अगर कोई पूछे तो पेप्सिन कैसे बनता है कि पेप्सिनोजेन से बनता है, और उसको बनाने में हेल्प करता है SCL। और इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे बोल देते हैं ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस, यानी कि अपने आप ये हमारा पूरा कैटालाइज हो रहा है। यानी कि जो पेप्सिनोजेन है ये हमारा टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, और यही छोटे छोटे टुकड़े हमारे पेप्सिन कहलाते हैं। इस तरह ये हमारा पेप्सिन बनता है। अब जब पेप्सिन बन गया तो पेप्सिन का देन काम क्या होता है कि ये प्रोटीन को मतलब प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लेकिन ऐसे नहीं करता है। अब पेट के अंदर जो हमारा प्रोटीन आया, कुछ भी खाने पीने का आया, तो जो एक्टिवेटेड पेप्सिन है वो हमारे स्टमक को रिलीज कर दिया जाता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन ऐसे नहीं कर पाता, कैसे करता
होता है? तो जो प्रोटीन है उसमें जो हमारा HCl है, सबसे पहले जो HCl ने पेप्सिन बनाया, HCl मतलब इसका एकदम साथी है, यहाँ पे बहुत ही हेल्प कर रहा है, तो इसने बनाया। इसके बाद जो HCl है वो हमारे डीनेचर्ड कर देता है, यानी कि जो प्रोटीन हमारा एक्टिव वगैरह होगा उसको मार देगा, खत्म कर देगा। तो एक तरह से प्रोटीन को डीनेचर कर दिया। इसके बाद जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे हमारा क्या है, पूरा खुलने लगता है, और खुलने के बाद जब सिंपल हो जाता है देन क्या, आपको पता होगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरा इस तरह करके होता है, असली देखोगे तो उसको क्या करता है देन जो ये मतलब इस तरह बना देता है डीनेचर करके कि पेप्सिन उसको आराम से पकड़ सके। तो इसने क्या किया, HCl ने पेप्सिन के लिए प्रोटीन को एकदम परोस के दे दिया कि भाई अब तू इसका चीरफाड़ कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पेप्सिन का देन काम आता है, जैसे मान लो जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड की चैन होते हैं, तो अमीनो एसिड हमारे पेप्टाइड बॉन्ड की थ्रू आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे पेप्सिन क्या करेगा, इन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो वो यहाँ से तोड़ेगा, तो जैसे मान लो ये अमीनो एसिड अलग हो गए और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे अलग हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, जिससे हमारे अमीनो एसिड और पेप्टाइड ये अलग अलग हो जाते हैं। और अमीनो एसिड अब इस लायक हो जाते हैं कि अमीनो एसिड ईजिली हमारे एब्जॉर्ब कर लिए जाए, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन एकदम मतलब कहते हैं ना, प्रोटीन हमारी बॉडी में इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि प्रोटीन से हमको जो है अमीनो एसिड मिलता है, और वो अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। यानी कि जो अमीनो एसिड, भाई साहब कितने पेज कर दिए हमने यार, तो जो अमीनो एसिड है ना वो यहाँ पे क्या करेगा, वो ईजिली हमारे इस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद देन वो हमें यहाँ पे जो भी इसके काम होते हैं वो यहाँ पे शो करता है। इसके बाद कुछ और काम देखें तो ये हमारे अदर डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ को एम्बो करता है, और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। बाकी जो पेप्सिन है वो काम करता है pH 2 से 3 के बीच में, और इसको मेंटेन करता है HCl, यानी कि यहाँ भी HCl ही है। यानी कि देखा जाए HCl ने पेप्सिन बनाया पेप्सिनोजेन से, और इसकी प्रोसेस ऑटो कैटालाइसिस थी, पेप्सिनोजेन टूट के छोटे छोटे जो हमारे हुए वो पेप्सिन बन गए। पेप्सिन को देन एक्टिवेट होकर हमारे स्टमक के ल्यूमन में आ गए, देन इधर जो HCl थे उसने प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, पेप्सिन के लिए तैयार कर दिया, देन पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड अमीनो एसिड में बन गया। देन जो अमीनो एसिड बना वो हमारा इजीली जो है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए जो हमारा ऐसे ही जो है मेंटेन करके रखता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड हो तभी काम चाहिए, भाई हमारे लिए हमें जो है हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको अच्छे से जो है सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो अब हमने देखा जाए तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लिया है। बाकी अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हमारे जैसे टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ GIT। तो GIT क्या है, मूवमेंट कैसे करता है, तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है, और कैसे करता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग जो डाइजेशन हमने पढ़ाया था ना उसमें हमने सारी बातें कर ली थी कि कैसे क्या करेगा, कि हमारा सबसे पहले मतलब फूड हमारा माउथ में आएगा, माउथ से हमारा ईसोफेगस में जा रहा है, ईसोफेगस से हमारा डायरेक्टली नीचे जा रहा है हमारे कहाँ पे, स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज, और उसके बाद हमारा एनएस, फिर रेक्टम फिर एनएस की तरफ बाहर निकल रहा है। तो ये मूवमेंट ही आपको पूरी बतानी होगी, और ये देखो सारे ही सेम है। इसलिए फिर हमारा आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन। तो इसमें बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब वगैरह किए जाते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है, हमारे मतलब माउथ से ही, जो हमारा माउथ है वहीं से इसकी इनिशियल डाइजेशन शुरू हो जाती है, और वहाँ डाइजेस्ट होने के बाद हमारे स्मॉल पेट में पार्शियली डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद हमारे जैसे ही वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ फुली डाइजेस्ट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद हमारा जो मेन है ना वो आपको यही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखना पड़ेगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो उसकी वॉल्स हैं वो उसके द्वारा पूरा किया जाता है, वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस ये सब आता है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो इसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारा क्लियर हो गया, और लास्ट में डिसऑर्डर ऑफ GIT है, तो इसको आप खुद से देख लेना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब आप पेप्टिक अल्सर वगैरह लिख देना। तो अब आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा शेयर करना है, और डाइजेस्ट सिस्टम की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अपना भी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।